अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है दिल ए अजीज़ बाय अलीज़ा आयत। एपिसोड 9। गाड़ी अपनी मंजिल को रवा दवा थी। दानिश ड्राइविंग कर रहा था जबकि ऐना फ्रंट सीट पर आंखें मूंद कर सीट की पुश्त से सर टिकाए बैठी थी। इसकी सोचों का मरकज सिर्फ जरखान था। आज वो कितने हक से उसके नज़दीक आया था। ये वो रिश्ता था जिसे चाह कर भी ऐना झुटला नहीं सकती थी, क्योंकि उसने जरखान से सच्ची मोहब्बत की थी, सच्चे जज्बातों के साथ। मगर जरखान की गई तजलील उसे नहीं भूलती थी। दिल कहता था इसे मौका दूं, पर दिमाग कहता था कैसे, ऐसे ही दोबारा मौका दिया जाए। जिसने पहले ही धुतकार दिया, और वो था भी तो शहराजी सिकंदर का भतीजा, इनका खून था। जब शहराजी सिकंदर ने कभी उसे कबूल नहीं किया था, कभी उसे अपनी औलाद नहीं समझा था, हमेशा उसे धुतकारा ही था, तो इनके भतीजे से क्या उम्मीद रखी जा सकती थी। वो तो एक ऐसा भी कर चुका था। ये सब सोचते हुए भी ऐना ने झटके से आंखें खोली। मैम, आप ठीक है? दानिश एक नज़र ऐना की तरफ देखते हुए बोला। तुम इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हो दानिश? ऐना सड़क पर नज़रें जमाते हुए बोली। ओह सॉरी आपी, आप ठीक हैं? दानिश ने फ़ौरन अपना फ़करा दुरुस्त किया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी मुझे। ऐना दानिश की तरफ देखते हुए बोली। जी आप ही बोलें। आप पूछ क्यों रही हैं? आप बस हुक्म क्या करें? दानिश मुस्कुराते हुए बोला। फातिमा को पसंद करते हो तुम? ऐना बोली तो गाड़ी ड्राइव करते दानिश के हाथ एकदम रुके, मगर वो फ़ौरन खुद पर काबू पा गया था। जी आपी, बस अच्छी लगती हैं। दानिश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो बात को गोल मटोल नहीं कर सकता था। ऐना के पूछने के अंदाज से ही उसे मालूम हो गया था कि ऐना फातिमा से दानिश की मोहब्बत के बारे में सब कुछ जानती है। अच्छी लगती है या मोहब्बत करते हो उससे? ऐना दानिश को मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली। आप ही बस अच्छी लगती है, पसंद है। अब आप मुझे छेड़े तो ना। दानिश अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला तो ऐना बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। बात करो कल आंटी से और जल्दी रिश्ता भिजवाओ फातिमा के घर। मैं खुद भी इसके मामू से बात करूंगी और जल्द ही तुम दोनों की शादी भी करवा देंगे। ऐना मुस्कुराते हुए बोली। आप ही, आपसे एक बात पूछूं? आपको इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने तो कभी आपसे इसके बारे में जिक्र नहीं किया। दानिश ने वो सवाल पूछ ही लिया था जो वो पूछना चाह रहा था। मेरे नाक के नीचे तुम प्यार प्यार खेल रहे थे और मुझे बताना तक पसंद नहीं किया। बेटा, शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, तुम्हारे पल पल की खबर से वाकिफ़ रखती हूँ मैं। फिर तुम ये कैसे पूछ सकते हो कि मुझे सब के बारे में कैसे पता चला? ऐना के बोलने पर वो बेचारा शर्मिंदा सा हो गया। अब शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो तुमसे उम्मीद रख रही थी कि तुम मुझे खुद बताओगे, मगर तुमने एक बार भी जिक्र नहीं किया। ऐना अपने फ़ोन पर नज़रें जमाते हुए बोली। आप ही, वो बस मैं बताने वाला था। दानिश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कब? जब शादी कर लेते और 4 बच्चे पैदा करने के बाद आकर मुझे खुशखबरी देते, जी मुबारक हो, आप फुप्पू बन गई हैं। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए मसूई संजीदगी से बोली। नहीं आप ही, ऐसी बात मत करें। आप मेरी ज़िंदगी में अम्मी और आपके अलावा भी कोई नहीं, उस मुकाम पर नहीं कि मैं आपके बगैर बताए कुछ करूं। मैं तो बस इसलिए चुप था क्योंकि काम ही बहुत था और इस दौरान आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, वरना आई स्वेयर मैं आपको ही बताने वाला था। अच्छा ठीक है, ज़्यादा वजाहतें मत दो और ये इस लोकेशन को ट्रेस करो, हमें यहाँ पहुँचना है। ऐना दानिश की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाते हुए बोली तो दानिश ने फ़ोन थाम कर लोकेशन ट्रेस की और अपनी गाड़ी उस जानिब बढ़ाई। हारिस सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा था जब इसकी नज़र मुंह फुलाकर बैठी लाइबा पर पड़ी। इसका मुंह देखकर मालूम हो रहा था जैसे उसने ताज़ा ताज़ा अपनी इज्जत अफजाई करवाई हो, और इसकी इज्जत अफजाई करने वाली शख्सियत इस घर में एक ही थी, वो थी जीनत बेगम। क्या हुआ है? यूँ मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? हारिस लाइबा के करीब जाते हुए बोला। इस घर में मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। लाइबा नफ़ी में सर हिलाते हुए बहुत बेहद अफसोस से बोली, जबकि हारिस को इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। अब तुम कुछ बताओगी कि नहीं? हारिस इसके नौटंकी को घूरते हुए बोला। मैं आपको बताऊं, इस घर में कोई मुझे आंख दिखाता है तो कोई मुझे गुस्सा दिखाता है और कोई मुझे जूती दिखाता है। अब मैं मासूम सी कहाँ जाऊं? लाइबा रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोली, जबकि आंखें दिखाने वाली बात। और हारिस ने उसे मजीद घूरा, क्योंकि आंखें दिखाने वाला फर्द वही था, जबकि गुस्सा दिखाने वाले के बारे में उसे मालूम था, और जूती को दिखाने वाली जीनत बेगम थी। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं, मुझे कचरे के डब्बे से उठाकर लाए हुए हैं ये लोग। लाइबा आंखों में नमी लिए दुख भरे लहजे में बोली। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम कचरे के डब्बे से उठाकर लाई गई हो, मगर एक तुम ही थी जो सुनती नहीं थी। चलो शुक्र है आज तुम्हें यकीन हो गया। हारिस अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो अपना रोना धोना भूलकर लाइबा उसे बुरी तरह घूरा। आपकी कहने का मतलब क्या है? अगर आप मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दे सकते तो
मेरे जख्मों पर नमक भी मत छिड़के। लाइबा हारिस को आंखें दिखाते हुए बोली, तुम्हारे दुख में शामिल मैं हो जाऊं, पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं समझेंगे। सिर्फ एक चीज़ बोली थी अम्मा से कि मुझे खीर बना दे, बस इतना सा बोला था। और उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे बाप ने मुझे नौकर नहीं रखा हुआ है, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। फारिया को बोलती है वो इनकी फरमाबरदार बेटी है, जबकि मेरी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद भी उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं इनके फरमाबरदार बेटी हूँ। लाइबा अपनी मसनूई आंसू साफ करते हुए बोली, कौन सी कुर्बानी और कौन सी फरमाबरदारी। लाइबा की बातें हारिस के सर के ऊपर से गुजर रही थी। छोड़े, आप नहीं समझेगी, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। लाइबा बोलती हुई सीढ़ियों की जानी बढ़ गई, जबकि हारिस हैरानगी से इस आफत को जाता हुआ देख रहा था। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है उसे चच्ची जान ने। हारिस को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इसकी बातों पर हंसे या अफसोस करें। अपना सर झटकते हारिस बाहर की जानी बढ़ गया, जब उसके दिमाग में दोबारा लाइबा की बातें गर्दिश करने लगी। नौटंकी कहीं की, सीधी तरह बोल देती उसे खीर खानी है, इतनी लंबी कारस्तानी सुनाने की क्या जरूरत थी। हारिस खुद ही बड़बड़ाया और फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। जेडम कंपनी के सामने इस वक्त ऐना अपनी टीम के साथ खड़ी थी, जो कराची में थी, और मालूमात के मुताबिक यहाँ पर बाहर के मुल्क से आने वाली अदावियात को चेक करके पाकिस्तान में सप्लाई करने का काम होता था। मगर यहाँ पर यह चीज़ सिर्फ बनावटी थी। दिखाए जाने वाले कामों में यह अव्वल था और अंदर अनलीगल काम किया जाता था, और इस चीज़ का ऐना के पास मुकम्मल प्रूफ मौजूद था। और कुछ ही देर में ऐना अपनी टीम के साथ उस कंपनी को सील कर चुकी थी। ऐना सामने नहीं गई थी, ये काम इसके ऑफिसर ने सर अंजाम दिया था, क्योंकि ऐना एक सीक्रेट एजेंट थी। वो दुनिया के सामने नहीं आ सकती थी। उसे जो भी करना था अपने ऑफिसर की आड़ में ही करना था। वो अपने ऑफिसर को गाइड करते हुए ऐना ने इस काम में भी कामयाबी हासिल किए थे। इस वक्त ऑफिसर इस कंपनी के मैनेजर और इस कंपनी में काम करने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, जबकि ऐना को एक और जगह भी जाना था। इसीलिए अपने ऑफिसर को कुछ ताकीद करते हुए वो दानिश के साथ वहां से चली गई। जिस शख्स का केस अदालत में चल रहा था और जरखान इसकी आखिरी तारीख दे चुका था, वो शख्स अभी तक गायब था, और ऐना को इस शख्स का पता चल चुका था। वो कराची में ही एक छोटे से इलाके में छुपा बैठा था। इसीलिए ऐना का इस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, ताकि मालूम हो सके कि वो लाहौर से गायब क्यों हुआ है और वो अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहा। हालांकि ये केस इसने ही फाइल किया था, फिर अब वो पीछे हट क्यों रहा था, अदालत का वक्त ज़ाय कर रहा था। दानिश ने अपनी गाड़ी एक छोटे से इलाके में रोकी थी, क्योंकि आगे जाने के रास्ते नहीं था। वो बहुत छोटा सा इलाका था और इसकी गलियां काफ़ी तंग थी। ऐना दानिश को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद गाड़ी से निकलकर आगे की जानिब बढ़ गई, जबकि दानिश पीछे से गाड़ी लॉक करता हुआ ऐना के पीछे आया था। घर के आगे रुककर दानिश का दरवाज़ा बजाया। काफ़ी बार दरवाज़ा बजाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब न आया, जबकि इन लोगों का इस शख्स से मिले बगैर वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए दानिश ने दोबारा दरवाज़ा बजाया, और इस बार इसने ज़रा ज़ोर से दरवाज़ा बजाया था, ताकि अंदर बैठे शख्स को एहसास हो सके कि बाहर कोई दरवाजे पर खड़ा है। अंदर से एक शख्स ने दरवाज़ा खोला तो ऐना और दानिश ने इस शख्स की तरफ देखा। देखने में वह शख्स कोई नौजवान बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी उम्र कम से कम 60 साल से ऊपर ही थी। जी बेटा, आप लोग कौन? वह आदमी इन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बाबा जी, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, क्या आप हमें अंदर आने की इजाज़त देंगे? दानिश उनकी तरफ देखते हुए बोला। उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए अंदर आने का इशारा किया। ऐना अंदर दाखिल होते हुए एक नज़र इस घर को देखा। वो बहुत छोटा सा घर था और वो कच्चा बना हुआ था। वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा था, जिसमें एक बेड और 2 कुर्सियाँ रखी गई थी। बैठो बेटा, आपके लिए कुछ लाऊं? वो बाबा जी इन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, नहीं बाबा जी, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप बैठें। ऐना इनकी तरफ देखते हुए बोली और इनके सामने ही बैठ गए। आपने एक केस फाइल करवाया था और इसकी तमाम तारीखों पर आप अदालत आते रहे, और जिसके खिलाफ आपने केस फाइल करवाया था इसके खिलाफ केस लड़ रहे थे, और आखिरी तारीख पर आप गायब हो गए और आपने केस लड़ने से इनकार कर दिया। इसके पीछे क्या वजह है? आपको मालूम है इस केस की आखिरी तारीख दोबारा दी गई है। इस जज ने केस को मज़ीद आगे बढ़ाया है, क्योंकि वो आपका मुंतज़िर है और आप अदालत में पेश ही नहीं हो रहे। क्या आप हमें वजाहत देंगे? ऐना उनकी तरफ देखती हुई संजीदगी से बोली, बेटा आप लोग कौन हो और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? हम ऑफिसर हैं बाबा जी, जिनके खिलाफ आपने केस फाइल किया था। अभी हम इनकी ही कंपनी को सील करके आ रहे हैं। अब हम भी आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमें सच बताएं, ताकि हम कोई संगीन कदम उठा सकें, क्योंकि आपकी गैर हाजिरी की वजह से इस जज पर भी जानलेवा हमला किया गया है, जिस जज ने आपकी तारीख को आगे बढ़ा दिया। दानिश ने उसे तफसील बताई ताकि वो भी सच बोल दे।
ये क्या बोल रहे हो आप? इनकी और अपनी पोती की जान की खातिर ही तो हम पीछे हटे थे, ताकि वो लोग इस जज को और हमारी पोती को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। दानिश की बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गए थे। क्या मतलब है आपका बाबा जी? क्या आप हमें तफसील बता सकते हैं? ऐना बाबा जी की तरफ देखते हुए बोली तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सारी तफसील बताने लगे। बेटा, मेरी शहर में ज़मीन थी जिस पर ज़हीर मुल्क के बंदों ने ज़बरदस्ती कब्जा करके उसे अपने नाम लिखवा लिया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की इनके खिलाफ केस करने की, मगर कोई भी पुलिस वाला इनके खिलाफ केस नहीं फाइल कर रहा था। फिर मैं ज़रखान सिकंदर के पास गया था, भला हो इसने एक बच्चे का। उसने मेरी सारी बात तफसील से सुनी और केस फाइल करवाया, पर हर तारीख पर वो मुझे हौसला देता था कि हमारी ज़मीन हमें वापस मिल जाएगी। हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारा कुल असासा एक वो ज़मीन और हमारी पोती थी। हमारा बेटा और बहू कब की दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जिस दिन उस केस की आखिरी तारीख दी गई थी, उस दिन रास्ते में ही मेरी पोती को अगवा कर लिया गया और मुझे धमकी दी गई, अगर मैंने ये केस मजीद लड़ा तो वो मेरी पोती को जान से मार देंगे। मुझे अपनी पोती ज़मीन से ज़्यादा प्यारी थी, इसीलिए जैसे जैसे वो बोलते गए मैं वैसा वैसा करता गया। वो लोग मुझे यहाँ कराची ले आया और एक आबादी में लाकर फेंक दिया और मेरी पोती को मेरे पास छोड़ दिया और ये धमकी दी, अगर मैंने किसी को भी इस बारे में बताया या आखिरी तारीख को अदालत में पेश हुआ तो सिर्फ मेरी पोती को ही नहीं, इस जज को भी जान से मार देंगे। इसीलिए मुझे मजबूरन यहीं पर छुपना पड़ा। मगर उस जज का सेक्रेटरी दाऊद, जो अक्सर हमारा ख्याल रखता था, एक दिन वो यहाँ पर आया। उसने हमें बोला कि वो हमें लेने आया है, मगर बहुत ज़्यादा इसरार पर हम भी उसके साथ नहीं गए। उसके जाने के बाद कुछ आदमी आए और ज़बरदस्ती मेरी पोती को उठा कर ले गए। उन्हें लगता था कि दाऊद को हमने बुलाया है, मगर ऐसा नहीं था। अब वो लोग बोल रहे हैं अगर मैं आखिरी तारीख को वहाँ पहुँचा और वो मेरी पोती को नोच नोच कर जानवरों की तरह मारेंगे। इस बात से मैं बहुत डर गया और फिर मैंने इलाका बदल दिया। अब मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ का पता किसी को नहीं। मेरी पोती इनके कब्जे में है। उन्होंने अभी तक मेरी पोती को नहीं छोड़ा। मैं गरीब सा बंदा हूँ। अगर मैं आखिरी तारीख को जाता हूँ तो वो लोग मेरी पोती को मार देंगे और मेरे पास मेरी पोती के अलावा और कुछ नहीं। बात बताने के दौरान वो बाबा जी ज़ारों कतार रोने लगे। फिक्र मत करें बाबा जी, आपकी पोती बिल्कुल ठीक और सही सलामत है और वो हमारे पास मौजूद है। दानिश इन बाबा जी के हाथ थामते हुए बोला, जबकि उन्होंने चौंक कर दानिश की तरफ देखा, जैसे उन्हें इसके बाद फिर यकीन ना आया हो। जब उन्होंने ज़हीर मुल्क की कंपनी पर रेड की थी तो उन्हें वहाँ के बेसमेंट से 2 लड़कियाँ मिली जिन्हें शायद उन्होंने वहाँ बंद किया हुआ था। इन 2 लड़कियों में से ज़रूर एक इन्हीं की पोती थी। तुम सच कह रहे हो बेटा? वो बाबा जी दानिश का हाथ पकड़ते हुए कांपती आवाज़ में बोले, जी हाँ, ये सच है। आपकी पोती बिल्कुल ठीक है और वो सही सलामत है और वो हमारे पास मौजूद है। हम कुछ देर तक आपको इससे मिलवा देंगे, लेकिन आपको भी हमारी बात माननी होगी। ऐना उनकी तरफ देखते हुए बोली तो उन्होंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, जैसे वो ऐना की हर बात मानने को तैयार हो। अपना सामान उठाए आप और इसी वक्त हमारे साथ चल रहे हैं। ऐना इन बाबा जी की तरफ देखते हुए बोली और उठ खड़ी हुई। उन्होंने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए साइड पर पड़ा एक छोटा सा बैग पकड़ा, क्योंकि इतनी मोहलत तो इन्हें बिल्कुल नहीं मिली थी कि वह अपना ज़्यादा सामान ले सकते। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने और अपनी पोती के 2 जोड़े लिए। उन्होंने बैग पकड़ा तो दानिश और ऐना ने उनके साथ ही कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। इस वक्त कमरा अदालत में हलचल मची हुई थी, क्योंकि कुछ ही देर में जज ने फैसला सुनाना था, क्योंकि आज इस केस की आखिरी तारीख थी और हर हाल में इस केस को आज फैसला सुना देना था। और सब वहां पर बैठे जज के मुंतजिर थे। जब इन्हें खबर मिली कि जज कमरा अदालत में दाखिल होने वाले हैं तो सब ने खामोशी इख्तियार कर ली और सीधे होकर बैठ गए। जरखान चलता हुआ कमरा अदालत में दाखिल हुआ। उसने इस वक्त 3 पीस ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था, जिसके ऊपर से एक ब्लैक लंबा कोट पहना था जो एक जज का होता है। इसके साथ ही इसका सेक्रेटरी दाऊद हाथ में कुछ फाइल्स पकड़े उसके साथ कदम मिलाते हुए चलता आ रहा था। जरखान आकर अपनी कुर्सी पर बैठा तो दाऊद ही फौरन ही उसके कुछ फासले पर फाइल्स सामने रखकर खड़ा हो गया, जबकि कमरा अदालत में मौजूद बाकी अफराद भी चौकस से हो गए, क्योंकि जरखान किसी भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता था और ना ही वो किसी को इजाज़त देता था कि कोई कमरा अदालत में बैठकर फजूल गोई करे। इसीलिए वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सर अभी तक वो नहीं पहुंचे, दाऊद जरखान की तरफ झुकते हुए बोला तो जरखान ने एक नज़र कमरा अदालत में दौड़ाई, जहां पर वो अफराद मौजूद थे जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था और इनका वकील भी मौजूद था, जबकि दूसरी तरफ ना तो वो बाबा जी मौजूद थे, ना ही उनकी पोती और ना ही इनका वकील। और ये चीज़ जरखान को गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि वो इनके बगैर इनके हक में कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। अगर वो फैसला करता भी तो इसे वो फैसला इन बंदों के हक में लेना पड़ता जो इस वक्त वहाँ मौजूद थे, और ये जरखान सिकंदर हरगिज़ नहीं चाहता था कि फैसला इनके हक में किया जाए।
योर ऑनर, हमारे दूसरे क्लाइंट जो इस वक्त तक पहुंचे ही नहीं हैं, तो वो पिछली तारीख पर यहाँ मौजूद थे और ना ही वो इस तारीख पर यहाँ मौजूद है। मतलब साफ है कि वो भाग चुके हैं, क्योंकि जो केस उन्होंने फाइल किया था वो बिल्कुल झूठा था और झूठे केस पर फैसला नहीं सुनाए जाते। आपसे अपील है कि आप हमारी फाइल पर ज़रा गौर करें और इन्हें देखें, ताकि आपको पता चले कि ये ज़मीन वाकई इन लोगों की है, ना कि उस आदमी की जो केस फाइल करके खुद भाग गया। उम्मीद है आप हमारे हक में ही फैसला करेंगे। शुक्रिया। इन बंदों का वकील अपनी फाइल पेश करते हुए बोला और फिर वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वहां मौजूद इन अफरादों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे उन्हें यकीन हो आज की तारीख में वो आदमी हरगिज नहीं आएगा और ये केस वहीं जीतेगी। जरखान ने एक नज़र इस फाइल को देखा। यकीनन वो फाइल गलत तरीके से बनवाई गई थी, मगर इस वक्त वो एक जज की कुर्सी पर बैठा था और इसे इंसाफ करना था। इंसाफ करने के लिए वहां पर दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं थी, तो फिर वो इंसाफ किसके हक में करता? और इसके बाद वो तारीख भी नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने फैसला सुनाने के लिए अपना कलम उठाया। अब वो कुछ लिखकर अपने मुंह से कुछ अल्फाज बोलता, इससे पहले ही कमरा अदालत का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ पर इसके हाथ वहीं थम गए। रुके जज साहब। अशरफ साहब कमरा अदालत में तशरीफ ला चुके थे। ऐना की आवाज़ पूरे कमरे अदालत में गूंजी तो सबने झटके से गर्दन घुमाकर ऐना की तरफ देखा, जो इन बाबाजी के साथ कमरा अदालत में दाखिल हो रही थी। जबकि ऐना की आवाज़ सुनकर जरखान ने झटके से सर उठाकर सामने की तरफ देखा। ऐना को वहां पाकर वो बेहद हैरान हुआ। जरखान के देखने पर ऐना ने जरखान की तरफ देखते हुए एक आंख दबाई, जबकि ऐना की इस हरकत पर जरखान की पूरी आंखें ही खुल गई। जरखान के तासिरात देखकर ऐना बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि जरखान को फौरन एहसास हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है, तो इसने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदला। उसे ऐना से इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था ऐना ऐसी हरकत भी कर सकती है, मगर अफसोस वो कर चुकी थी। कमरा अदालत में एकदम से हलचल मच चुकी थी। हर तरफ शोर उठ चुका था कि अचानक वो आदमी एक लड़की के साथ कैसे नमूदार हो गया। जबकि इन लोगों के शोर को सुनते हुए जरखान ने इन सबको ऑर्डर देते हुए चुप करवाया और वो लोग फौरन ही चुप कर गए। अब कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी थी। जी तो अशरफ साहब, आप अपनी गवाही देना शुरू करें। आप अदालत के आगे ही बहुत वक्त ज़ाहिर कर चुके हैं। जरखान की गर्जदार भारी आवाज़ कमरे अदालत में गूंजी। एक मिनट जज साहब, इतनी जल्दी क्या है? गवाही भी दे दी जाएगी, पहले आप हमारा केस तो देखें। ऐना जरखान की तरफ देखते हुए बोली तो जरखान ने ताज्जुब से उसे देखा, जो आफत बनकर पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी थी। रुके, आप कौन हैं और आप कैसे यहाँ अदालत में खड़े होकर यूँ बोल सकती हैं? और इनका वकील कहाँ है? ये सब बोलने का हक इनके वकील को है, ना कि आपको। दूसरी पार्टी का वकील खड़े होते हुए बोला, काफ़ी अजीब लहजे में बोला, जो ऐना को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जबकि जरखान का दिल चाहा ये वकील की गर्दन काट दें जो ऐना को इस तरह मुखातिब कर रहा था। जी मिस्टर, आप कौन होते हैं? आप मुझसे सवाल पूछें। मैं यहाँ खड़ी होकर क्यों बोल रही हूँ? मैं इन्हीं की वकील हूँ और ये केस मैं ही लड़ूंगी, समझे? और अब आइंदा किसी औरत ज़ात से बात करनी हो ना, तो तमीज़ और तहजीब सीखिएगा। ये ना हो कि वो भी आपको किसी औरत ज़ात को ही सिखानी पड़े। ऐना इस वकील की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोली, जबकि सब ने हैरत भरी नज़रों से ऐना की तरफ देखा, जो अपने मखसूस लिबास में मौजूद चेहरे पर मास्क लगाए बहुत मजबूत लहजे में बात कर रही थी। वहाँ पर मौजूद किसी भी फर्द को वो कोई आम सी लड़की तो बिल्कुल नहीं लगी थी। आप वकील हैं, अपना हुलिया दिखा है, अपने चेहरे को आपने ढांपा हुआ है। और अभी वो वकील आगे कुछ बोलता, जरखान की सख्त और गर्जदार आवाज़ ने फौरन से उससे चुप करने पर मजबूर किया। जस्ट शट अप। अगर एक और लफ्ज़ तुमने बोला, इस अदालत के खिलाफ जाने का केस करके उठाकर जेल में फेंकूंगा। जरखान इस वकील की तरफ देखते हुए धाड़ा। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था कोई गैर मर्द उठ के ऐना को कुछ बोले, फिर चाहे वो कमरा अदालत हो या सारी दुनिया के सामने क्यों ना हो। आई एम सॉरी योर ऑनर, वह शर्मिंदा सा होकर बोला और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जबकि जरखान ने ऐना को बोलने का इशारा किया तो ऐना ने इन बाबाजी को इशारा किया तो वो जाकर कटहरे में खड़े हो गए। जबकि ऐना के हाथ में दानिश ने एक फाइल दी थी। एक केस की फाइल आपके पास मौजूद है, जिसमें साफ लिखा है कि अशरफ साहब की ज़ाती ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके इनसे ज़बरदस्ती इन कागजात पर साइन पर करवाए गए हैं और वो ज़मीन अपने नाम करवाई गई है, जबकि वो ज़मीन इनकी मेहनत मजदूरी का सिला थी। ऐना जरखान की तरफ देखते हुए बोली तो जरखान भी तवज्जो से अपनी बीवी प्लस वकील बीवी को सुनने लगा। और एक ये केस है जो कुछ देर पहले ही अशरफ साहब ने इन पर करवाया है। उन्होंने इस चीज़ से हटने के लिए ना सिर्फ इन्हें धमकी दी, बल्कि इनकी पोती को अगवा भी किया।
दूसरा जुर्म, उन्होंने ना सिर्फ इनकी पोती को अगवा किया बल्कि इन्हें ज़बरदस्ती लाहौर से ले जाकर कराची में किसी आबादी में फेंक दिया गया, जहां पर ना तो किसी चीज़ की सहूलत थी और ना ही 2 वक्त का खाना अच्छे तरीके से मसीर हो रहा था। तीसरा जुर्म यह है कि उन्होंने इनका केस लड़ने वाला जज यानी ज़रख़ान सिकंदर को कत्ल करने की धमकी दी। उन्होंने बोला कि अगर वो आखिरी तारीख को कोर्ट पहुंचकर गवाही देते हैं और वो केस लड़ते हैं तो ना सिर्फ इनकी पोती को बल्कि ज़रख़ान सिकंदर को भी जान से मार दिया जाएगा और इनकी पोती को नोच नोच कर जानवरों की तरह मारा जाएगा। इनका चौथा जुर्म यह है कि उन्होंने इनकी पोती को दोबारा अगवा किया और अगवा करके एक बेसमेंट में फेंक दिया, जहां पर 3 दिन से वो बच्ची भूखी प्यासी रही और आज वो बच्ची हमें वहां बेहोश मिली है। ऐना बेहद सख्त लहजे में बोली थी। इसके लहजे में ज़रा लचक नहीं थी, ज़रा खौफ नहीं था, ज़रा हिचकिचाहट नहीं थी। वो बेखौफ होती पूरे कमरा अदालत के सामने इन लोगों की पोल खोल रही थी, जबकि वो आदमी हक्का बक्का बैठे बार बार अपने माथे पर आने वाले पसीना पोंछ रहा था, क्योंकि अब इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। तो ये रहे सारे सबूत आपके सामने। अब आपके किए जाने वाले फैसले के मुंतज़िर है हम। है ना। वो फाइल दानिश की तरफ बढ़ाते हुए बोली तो दानिश ने वो फाइल पकड़कर सेक्रेटरी को पकड़ाई और इसने ज़रख़ान के आगे रखी। ज़रख़ान ने वो फाइल खोलकर एक नज़र देखा। यकीनन जो कुछ ऐना ने बोला था वो 100% सच था। वो सबूत इतने खास थे और पक्के थे कि अब इन लोगों का वहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। वो हज़ार जतन भी कर लेते तब भी वहाँ से नहीं निकल सकते थे। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि शराफत अहमद को इनकी ज़मीन बाइज़्ज़त वापस लौटाई जाए, जबकि असगर और इस काम में मलबूस तमाम अफराद को 10 साल कैद और 50 लाख जुर्माना देने सज़ा सुनाई जाती है। ज़रख़ान ने अपना फैसला सुनाते ही अपना कलम तोड़ दिया, जबकि कटहरे में खड़े अशरफ ने बेतहाशा खुश होते हुए ऐना की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराती आंखों से उन्हें देखकर पलकें झुकाकर उन्हें तसल्ली दी। ऐना ने कटहरे में खड़े होने को कहा था, मगर उसने उन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बोलने दिया और इतनी सफाई से इनका केस लड़कर इन्हें इंसाफ भी दिला दिया। और ये चीज़ किसी के लिए अहम होती ना होती, मगर अशरफ साहब के लिए बहुत अहम थी। चलो दानिश, बहुत देर हो चुकी है। ऐना दानिश की तरफ देखते हुए बोली और फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए, जबकि ज़रख़ान ने ऐना को जाते हुए बहुत गौर से देखा था। बेटा बात सुने अभी। ऐना कोर्ट से बाहर निकल रही थी जब इसे अपने पीछे से अशरफ साहब की आवाज़ सुनाई दी। इसे मुड़कर पीछे देखा तो अशरफ साहब इसकी जानिब आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप लोगों ने मुझे इंसाफ दिलाकर मेरी और मेरी पोती की आने वाली ज़िंदगी को आसान कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुदा के बाद मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूँ। अशरफ साहब ऐना की तरफ देखते हुए नम आवाज़ में बोले तो इसने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा और फिर बोली, आप मेरे बाबा की जगह पे हैं और आपकी एक पोती भी है और यकीनन वो आपको अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज़ होगी। आप बस ये समझ लें कि आपको किसी गैर ने नहीं बल्कि आपकी बेटी ने इंसाफ दिलाया है। ऐना उनकी तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा नंबर मौजूद है जो 24 घंटे ऑन रहता है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल दरपेश आए या मेरी ज़रूरत है हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ऐना उनकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाते हुए बोली तो उन्होंने कार्ड को पकड़ लिया। ठीक है बाबा जी, अब हम चलते हैं, बहुत से काम करने हैं, दुआ में याद रखिएगा। ऐना उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो दानिश ने भी अपना सर आगे बढ़ा दिया, यानी उसे भी प्यार लेना था मगर ज़बरदस्ती। दानिश की हरकत पर ऐना गहरा मुस्कुराई। ठीक है बेटा, ख्याल रखना, वो मुस्कुराते हुए बोले तो ऐना और दानिश ने खुदा हाफिज़ बोलते अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। जब ज़रख़ान भी वहाँ से बाहर निकला था वो ऐना से बात करना चाहता था, मगर अफसोस इसके वहाँ से पहुँचने से पहले ही ऐना गाड़ी में बैठ चुकी थी। इससे पहले कि ज़रख़ान इन तक पहुँचता दानिश गाड़ी कोर्ट के गेट से बाहर निकाल चुका था। सर आप ठीक है? दाऊद ज़रख़ान के करीब खड़े होते हुए बोला। हाँ मैं ठीक हूँ, गाड़ी निकालो, हवेली पहुँचना है। ज़रख़ान दाऊद की तरफ देखते हुए बोला तो इसने गार्ड को इशारा किया। अगले 1 मिनट में गाड़ी ज़रख़ान के सामने खड़ी थी। ज़रख़ान गाड़ी में बैठा तो गार्ड्स भी अपनी गाड़ियों में बैठे और ज़रख़ान की गाड़ी हवेली की जानिब रवा दवा थी, जबकि इनके मुहाफ़िज़ों की गाड़ी भी आगे पीछे ही मौजूद थी। अरम अभी अपने ऑफिस से निकला ही था जब आगे सिग्नल पर उसे रुकना पड़ा। वो सिग्नल खुलने का इंतजार कर रहा था जब इसकी गाड़ी का शीशा बजा। इसने शीशे नीचे किया तो सामने एक बच्चा खड़ा था। इसके हाथ में बहुत से गजरे एक डंडा नुमा चीज़ में कतारों से लगे हुए थे। वो गुलाब के गजरे थे और वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, आप ये गजरे लेना पसंद करेंगे? वो बच्चा अरहम को गजरों की तरफ इशारा करते हुए बोला। गुलाब के गजरों को देखते ही बेख्तियार अरहम को फारिया का चेहरा अपने जहन में उभरता हुआ दिखाई दिया। तो वो गुलाब के फूलों की दीवानी थी, यूँ कहा जाए तो बेहतर होगा। इसे गुलाब के फूलों से इश्क था, जान बसती थी इसकी इन गुलाब के फूलों में।
हाँ क्यों नहीं, दे दो। अरम इस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला तो इसने जल्दी से 2 गजरे एक शॉपर में डालकर अरम की जानी बढ़ाए तो अरम ने मुस्कुराते हुए वो गजरे पकड़ लिए। स्कूल पढ़ते हो तुम? अरम ने अपना वॉलेट निकालते हुए पूछा। जी मैं स्कूल पढ़ता हूँ। वो तो आजकल अम्मा थोड़ी बीमार है और इनकी जगह पर मैं काम कर रहा हूँ, वरना मैं तो रोज़ स्कूल जाता हूँ और स्कूल से आकर किसी टाइम यहाँ पर अम्मा के हिस्से का काम कर लेता हूँ ताकि हम लोग पेट भर कर खाना खा के सो सकें। वह बच्चा अरहम की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला तो अरहम को बेइख्तियार इस बच्चे पर रहम आया। कितना मासूम था वो और छोटा सा बच्चा था, कितनी मासूमियत से बता रहा था कि सुबह के वक्त वो स्कूल जाता है और रात के वक्त आके यहाँ पर इसलिए कमाता है ताकि वो पेट भर कर खाना खा सके। अच्छा, अब्बा क्या करते हैं तुम्हारे? अरहम ने उससे अगला सवाल पूछा। जी अब्बा मेरे यही काम करते हैं, वो अगले सिग्नल पर खड़े होते हैं। उस बच्चे ने दोबारा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, ये पैसे रखो और अपनी अम्मा के लिए दवाइयाँ लेकर जाओ। पेट भर के खाना खाने के लिए भी खाना नहीं यहीं से लेकर जाना, और ये मेरा कार्ड भी रखो, अपने अब्बा को देना और इन्हें बोलना कि सुबह आकर मुझसे मिले। अरम 5,000 की कुछ नोट इस बच्चे को थमाते हुए बोला और साथ अपना कार्ड भी दिया। तो इतने सारे पैसे एक साथ देखकर वो बच्चा बेतहाशा खुश हुआ। ये सारे पैसे मैं रख लूँ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे हैं आप ये गजरे अपनी बेगम के लिए ले रहे हैं क्या? आपकी शादी हो गई? वो बच्चा अरहम की तरफ देखते चहकते हुए बोला, हाँ मेरी शादी हो गई और ये गजरे मैं अपनी बेगम के लिए ही लेके जा रहा हूँ। तुम हमारे लिए दुआ करना, ठीक है? अगली बार जब गजरे लूंगा तो अपनी बेगम को भी साथ लेकर आऊंगा। अरहम हल्का सा हंसते हुए बोला तो इस बच्चे ने जोर शोर से हाँ में सर हिलाया। इतनी देर में सिग्नल भी खुल गया। अरहम ने मुस्कुराकर इस बच्चे को देखा और ध्यान रखने का बोलकर गाड़ी आगे की जानी बढ़ा दी। फारिया इस वक्त किचन में कुछ काम करने में मसरूफ थी। जब अरहम किचन में दाखिल हुआ, वो कोई भी शोर किए बगैर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता इसके पीछे जा खड़ा हुआ, जबकि फारिया फुल मगन अपना काम कर रही थी। उसे ये तक महसूस नहीं हो सका कि उसके पीछे अरहम खड़ा है, जबकि अचानक कोई चीज़ लेने के लिए वो मुड़ी। अरहम जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, फारिया के मुड़ने से वो सीधा उसके सीने से टकराई थी। हाय अल्लाह, ये किचन में खंबा कहाँ से आ गया? फारिया अपना माथा मसलते हुए बड़बड़ाई, जबकि खुद को खंबा बोलने पर अरहम ने उसे घूरा। मैं तुम्हें खंबा दिखाई देता हूँ, अहमक लड़की? फारिया को अरहम की सख्त आवाज़ सुनाई दी तो उसने झटके से सर उठाकर अरहम की तरफ देखा, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। जी मेरा मतलब है, नहीं, आप यहाँ पर कब आए? फारिया को समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या बोले। पानी लाओ मेरे लिए। अरहम ने इसके सवाल पर ध्यान दिए बगैर उसे हुक्म दिया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया, जबकि फारिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और ग्लास में डालकर अरहम की जानी बढ़ाया। अरहम ने एक नज़र फारिया की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ लिया और इसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। तो फारिया फर्मा बरदारी से सर झुकाकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई, जैसे वो तो अरहम के हुक्म की पाबंद हो और इसके हुक्म के मुताबिक फौरन फर्मा बरदारी दिखाते हुए उसका हुक्म मान ले। अब इतनी चुप क्यों बैठी हो? अरहम पानी को एक तरफ रखते हुए झुंझला कर बोला, जो नजरें झुकाए उसकी तरफ बैठी थी, जिस तरह चुप का रोज़ा रख लिया। मैं क्या बोलूँ? फारिया अरहम की तरफ देखते मासूमियत से बोली, जबकि फारिया की मासूमियत पर अरहम अश अश कर उठा। क्या बोलना है? जो कसीदे निकाह से पहले मेरी शान में बोलती थी वही मेरे सामने बोल दो। अरहम गड़े मुर्दे उखाड़ने पर तुला था। मैं तो कुछ नहीं बोलती थी, आप ही गलत सुन लेते थे। फारिया बड़बड़ाई, जबकि अरहम की समातों तक आसानी पहुंच चुकी थी। वाह, कुर्बान जाऊँ आपकी सादगी पर बेगम, मेरे कान खराब थे इसीलिए मैं गलत सुन लेता था। आपकी ज़बान नहीं लचक खाती थी। अपने होने वाले शौहर की शान में यूँ कसीदे पढ़ते हुए आई एम राइट। अरहम फारिया की तरफ देखते हुए तंजिया मुस्कुराया तो फारिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो यूं ही करती थी। अक्सर जब अरहम इस पर गुस्सा करता था तो वो अपना गुस्सा इस बुराई करके ही निकाल देती थी, और काफ़ी बार तो अरहम इसे अपने कानों से खुद सुन चुका था। आप भी तो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, बिला वजह डांटते रहते हैं। फारिया मन बनाई, ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर गई थी। अरहम का दिल चाहा अपनी बीवी की सदा पर दिल व जान से कुर्बान हो जाए। तो मेरी जान, अब कहाँ करता हूँ तुम पर गुस्सा, कब डांटा हूँ तुम्हें बिला वजह? अरहम फारिया की कुर्सी को पकड़कर अपने नज़दीक करते हुए बोला। अब नहीं करते, पहले करते थे। फारिया ने सच्चे दिल से बयान किया। पहले भी तो तुम बिला वजह मेरे सामने आ जाया करती थी, यूं ही मुझसे टकरे मारती रहती थी। तब मेरा तुमसे निकाह तो नहीं हुआ था ना, तुम एक नामहरम थी। इतना नज़दीक जाना कोई अच्छी बात तो नहीं, इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा करता था, तुम्हें डांटता था ताकि तुम अगली बार मेरे नज़दीक आने से पहले 1000 बार सोचो। मगर यही तुम्हारा उल्टा दिमाग जो तुम बार बार आकर मुझसे ही टकरे मारती थी ना, क्या तुम्हें हवेली में कोई और नहीं मिलता था? मुझे छोड़कर पिल्लर में ही टक्कर मार लेती। यकीन मानो मेरे गुस्से से ज़्यादा खतरनाक नहीं होना था। उसने
अरहम आंखों में शरारत लिए फारिया की तरफ देखते हुए बोला तो फारिया ने मुंह बनाकर अरहम को घूरा। मैं आपसे जानबूझकर नहीं टकराती थी, वो तो बस इत्तफाकन टक्कर हो जाती थी। और आप प्यार से भी तो समझा सकते थे। आपने कभी मुझसे आराम से बात नहीं की। अगर आप आराम से बात कर लेते तो शायद दोबारा आपसे बिल्कुल नहीं टकराती। फारिया भी तमाम हिचकिचाहट को साइड पर रखे बगैर किसी खौफ के अरहम के नज़दीक बैठी इससे गुफ्तगू कर रही थी। फारिया की बात सुनकर अरहम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब वो इस झल्ली को क्या समझाता कि इसका बार बार नजदीक आना इसे एक कड़े इम्तिहान में डाल जाता था। वो भी एक मर्द था, इसमें भी जज्बात थे और वो नहीं चाहता था उसके बगैर किसी महरम रिश्ते के वो फारिया को कोई गलत निगाह से दिखे। छोड़ो इन सब बातों को, अब हम मियाँ बीवी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम टकराती थी तो मैं गुस्सा करता था, और अब अगर तुम 1000 बार भी टकराओगी तो मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अपने सीने में जगह देने की सलाहियत रखता हूँ। अरमा आंखों में चमक लिए फारिया की तरफ देखते हुए बोला। तो इसकी जो मायनी बात पर फारिया के रुखसार गुलाल बिखर गया। वो मैं खाना देख लूं? फारिया ने वहां से फरार होना चाहा, जब अरम ने उसका हाथ थाम कर इसे दोबारा कुर्सी पर बिठाया। बैठो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अरम अपने कोट की जेब से कुछ निकालते हुए बोला तो फारिया ने ताज्जुब भरी नज़रों से अरम की जानिब देखा। अरम ने वो शॉप पर फारिया की तरफ बढ़ाया तो फारिया ने अरम को सवालिया नज़रों से देखते हुए उससे पकड़ लिया। अरम ने उसे खोलने का इशारा किया तो इसने आहिस्ता से उसे खोला, मगर अंदर मौजूद गजरे देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। अरम इसके लिए गुलाब के फूलों के गजरे लाया था। उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। ये आप मेरे लिए लाए हैं? फारिया हैरानगी से अरहम की जानिब देखते हुए बोली तो अरम मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। सच्ची? ये तो बहुत प्यारे हैं, थैंक यू सो मच। फारिया चहकते हुए बोली। यही मुस्कुराहट, यही खुशी अरम फारिया के चेहरे पर देखना चाहता था, जो इस वक्त इसके सामने बैठी अपने मताई जान के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तुम्हें पसंद आए? अरम फारिया के हाथ से गजरे पकड़ते हुए बोला तो उसने जल्दी में हाथ से सर हिलाया। बहुत ज़्यादा, ये बहुत प्यारे हैं। आपको पता है मुझे फूल इतने प्यारे लगते हैं। फारिया इतने को लंबा खींचते हुए बोली तो अरम मुस्कुराया। इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे इसकी नरम व नाजुक कलाइयों में गजरे पहनाते हुए इन गजरों की खूबसूरत कलाइयों को जीनत बनाया, जबकि फारिया खुश होती हुई इन गजरों को दिख रही थी जो उसका शौहर उसके लिए लाया था। अब ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अरम मुस्कुराते हुए फारिया की दाई कलाई पर अपने लब रख कर बोला, जबकि अरम के लम्स पर फारिया काँप के रह गई। एक बार रुखसती हो जाए उसके बाद रोज़ अपने गुलाब के लिए गुलाब के गजरे लाया करूँगा, ताकि वो इन गजरों को देखकर खुश हो और मैं उसे देखकर। अरहम दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला तो अरहम कितने खूबसूरत इजहार पर फारिया ने बेइख्तियार नजरें उठाकर अरहम की तरफ देखा। आज पहली बार वो अरहम को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। निकाह होने के बाद भी उसने कब अरहम को इस रूप में देखा था? आज तो वो इसके सामने बिल्कुल आया था, बिल्कुल मुख्तलिफ, जिसके लहजे में कोई गुस्सा, कोई उकताहट नहीं थी, बल्कि मोहब्बत थी। जरखान हवेली वापस आया तो उसे ऐना कहीं दिखाई नहीं दी, और पूछने पर पता चला वो तो अभी तक हवेली नहीं आई। आज 3 दिन हो चुके थे ऐना को हवेली से गए। अगर वो वापस लाहौर आ ही गई थी तब भी अभी तक वो हवेली नहीं आई थी, और जरखान उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए बेचैन था, और इसे चैन कहीं और ही मसरूफ था। सरखान इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा दोनों हाथ दीवार पर टिकाए आंखें बंद किए खड़ा था। वो मुसलसल ऐना को सोच रहा था जब इसकी आंखों के सामने ऐना का वजूद आया, और फिर उसकी वो हरकत जो इसने कोर्ट में की थी। बेख्तियार जरखान के होठों को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ। इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐना कभी ये हरकत भी कर सकती है। अगर उनके हालात आज ठीक होते तो और इन दोनों का दरमियान में नाराज़गी ना होती तो यकीनन वो ऐना की इस हरकत को किसी और तरीके से लेता, मगर अब इसका अचानक ऐसी हरकत करना जरखान को उलझा रहा था। वो कितने अच्छे से इन बाबा जी का केस लड़ रही थी बगैर किसी हिचकिचाहट के। उसने केस इस तरह डट कर इन लोगों के खिलाफ सबूत पेश किए थे। शायद कोई वकील भी होता तो भी वो इतनी बहादुरी से ये सब ना बोल पाता जितनी बहादुरी से ऐना ने बोला था। जरखान को आज अपना आप सरशार सा होता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बीवी में कोई एक आदत ऐसी नहीं थी जो वो बुरी हो। वो लड़की मुकम्मल खूबियों से भरी हुई थी। उसकी सलाहियतें शायद इस दुनिया में किसी दूसरी लड़की में पाई जाती हो, मगर जरखान को इससे अब मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क होने लगा था। मोहब्बत तो इसने हूर से की थी, मगर इश्क इसने हुरुलैन सिकंदर से किया। अपनी तमाम तर सोचों को झटकते हुए जरखान नहा कर बाहर निकला। जब इसे हैवी बाइक की आवाज़ सुनाई दी, यकीनन वो वापस आई थी, और ये इसकी
हैवी बाइक की आवाज़ थी। तो बेगम आप वापस तशरीफ़ ले आई, चलिए आपका बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करते हैं। जरखान खिड़की से ऐना की तरफ देखते हुए बोला। अपनी बाइक रोक कर अब अपना हेलमेट उतार रही थी। अपने बालों में ब्रश करते एक आखिरी नज़र खुद को आईने में देखकर जरखान ने कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाए। आखिरकार उसे ऐना का इस्तकबाल जो करना था वो भी अपने तरीके से। ऐना हवेली में दाखिल होने लगी जब सामने से उसे दानियाल खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह उसकी जानिब आ रहा था। ऐना ने उसे भरपूर तरीके से नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो, और इसके पास से गुजरते हुए हवेली में दाखिल हो गई, जबकि वो पीछे से देखता ही रह गया। यानी वो सख्त नाराज़ थी। वो अपनी नाराज़गी का इजहार वो इसे इग्नोर करके कर चुकी थी। यार ऐना, बात तो सुनो, दानी इसके पीछे आते हुए बोला। ऐना रुको, मुझे इस तरह से नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? दानियाल मुसलसल बोल रहा था, जबकि ऐना उसकी सुन ही नहीं रही थी, बल्कि वो यूं थी जिस तरह उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। ऐना बस करो यार, और कितना नाराज़ रहूंगी? 3 दिन से ना मेरी कॉल का जवाब दिया ना मैसेज किया, और अब भी मेरी बात नहीं सुन रही। दानियाल ऐना का हाथ थामते हुए बोला। तो ऐना ने बेगैर उसकी तरफ देखे अपनी जैकेट से गन निकाली और उसके गर्दन पर तान दी। मैंने बोला था ना कि 10 दिन से पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना गोली मार दूंगी। फिर मेरे सामने क्यों आए हो? ऐना दानियाल की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोली, जबकि गर्दन पर रखी गई गन का दबाव बढ़ता जा रहा था। तुम गोली मार दो मंजूर है, मगर नाराज़गी ख़त्म कर दो। तुम्हारी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। दानियाल ऐना की तरफ देखते मासूम शक्ल बनाकर बोला। या अल्लाह, ये दानियाल पर बंदूक तानी क्यों खड़ी हो? बड़ी अम्मा जो अपने कमरे से निकलकर उसी तरफ आ रही थी, ऐना को दानियाल पर गन तानी देखकर घबरा कर बोली, क्योंकि ऐना की हैवी बाइक का आवाज़ सुनते ही लाइबा ने पूरी हवेली में शोर मचा दिया था कि ऐना वापस आ चुकी है। एक एक कमरे में जाकर वो इन्हें बुलाकर ला रही थी ताकि वो आकर ऐना से मिले, जबकि हवेली के बीचों बीच ऐना दानियाल पर गन ताने खड़ी थी। और ये सब देखकर सब बेहद घबराए हुए थे, सिवाय साइमा बेगम के, क्योंकि वो जानती थी ये सब तो इनके दरमियान चलता रहता है। अरे बड़ी अम्मा, घबराए नहीं, ये बंदूक तो इन दोनों का खिलौना है। ये दोनों अक्सर इस तरह ही ड्रामे करते रहते हैं, फिक्र मत करें। साइमा बेगम ने मुस्कुराते हुए इनकी घबराहट कम की। अभी 7 दिन बाकी है, अपनी शक्ल को गुम करो, मैं तुमसे कोई फजूल बहस नहीं करना चाहती। ऐना अपनी गन वापस अपने कमर के पीछे अड़सते हुए बोली। ऐना यार, आई एम सॉरी ना, आइंदा तुम्हारा हर ऑर्डर मानूंगा, अभी नाराज़गी ख़त्म करो बस। दानियाल किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला। तुम क्या समझते हो कि हर बार की तरह तुम्हारी इन छोटी तसल्लियों में मैं आ जाऊंगी? मैं ऐना दानियाल से बोलती हूँ आगे बढ़ने लगी जब इसने दोबारा उसका रास्ता रोका। देखो दानी, मेरा दिमाग आगे ही बहुत घुमा हुआ है, कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से मेरा दिमाग शॉर्ट हो जाए और फिर मैं तुमसे बहुत बुरा पेश आ जाऊँ। ऐना ने दानियाल को वॉर्न किया। अरे मेरी प्यारी बाबी डॉन, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? काम डाउन, अभी तुम्हारा गुस्सा उड़न छुक हो जाएगा। दानियाल ऐना के दोनों गाल खींचते हुए बोला तो वो गुस्से से उससे घुरा। ये मक्खन किसी और को लगाओ, समझे? ऐना दानियाल के दोनों हाथ झटकते हुए बोली। अरे मेरी डॉल, सिर्फ मक्खन नहीं तो मैं तो बर्फी भी खिलाऊंगा। दानियाल ने दोबारा वही हरकत की। दानी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ऐना को अब गुस्सा आने लगा। अरे मेरा बच्चा, लड़ना नहीं, इसे दफा करो, पागल है ये, तुम बस गुस्सा मत करो। साइमा बेगम ऐना को गले लगाते हुए इसका माथा चूमते हुए बोली। एक तरीके से वो इसका गुस्सा ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, जो वाकई में 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म भी हो चुका था। आंटी, इसे कुछ समझा दिया करें आप, ये मेरा बहुत दिमाग खाता है। ऐना साइमा बेगम की तरफ देखते हुए किसी बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोली। एक बार तो वहाँ मौजूद सब अफराद हैरान ही रह गए इसका ये रूप देखकर। इसने कहाँ माँ का प्यार और माँ का लम्स महसूस किया था। साइमा बेगम ने हर मुमकिन कोशिश की थी उसकी माँ बनने की, और कभी कभी तो ऐना वाकई में ही उन्हें अपनी माँ समझती थी, इनसे जिद कर लेती थी तो कभी उन्हें शिकायत लगाती थी। मेरी जान, मैं इस गधे को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, यकीन मानो, मगर इसका दिमाग बहुत ही मोटा है, तुम इस पर ध्यान ही ना दिया करो। साइमा बेगम की मोहब्बत से वो दोबारा इसका माथा चुमा तो मुस्कुरा दी। जरखान ने ताजुब से साइमा बेगम की तरफ देखा था। वो माँ तो दानियाल की थी, मगर ऐना की खातिर वो अपने बेटे को 1 मिनट में गलत साबित कर देती थी। क्या कोई गैर औरत किसी चाहत में अपनी औलाद को इस तरह नज़रअंदाज कर सकती है? इसके दिल ने इससे सवाल किया और जवाब आया, हाँ कर सकती है, अगर वो साइमा जैसी हो तो, जिसमें इंसानियत, एहसासात और मोहब्बत के बेतहाशा जज्बात पाए जाते हो। वॉट गधा मोटा दिमाग मॉम, दैट्स नॉट फेयर। यार, आपको 1 मिनट में पार्टी बदल देती है। दानियाल मुंह बनाते हुए बोला, जैसे अपनी माँ की बात से उसे सदमा ही लग गया हो।
बरखुरदार, तुम हमारी बच्ची को सताने से कब बाज आओगे? शहनाजी सिकंदर दानियाल के कंधे पर हाथ मारते हुए बोले, जबकि शहनाजी सिकंदर को देखते ही ऐना के चेहरे पर एकदम संजीदगी छा गई थी। नरम तासीरात की जगह सख्ती ने ली थी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ऐना संजीदगी से बोली और कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए, जब एक नरम आवाज़ ने उसके बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। मॉम! इस आवाज़ पर सब ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ एक 4 साल की बेहद खूबसूरत सुनहरी बालों वाली छोटी सी बच्ची खड़ी थी। इसने पिंक फ्रॉक पहन रखा था। बहुत मासूम ग्रे बड़ी बड़ी आंखों वाली गुड़िया को वहां देखकर सब हैरान हुए। उस बच्ची के साथ एक लड़का खड़ा था जिसने उसका हाथ थामा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में एक बच्ची का छोटा सा बैग मौजूद था। ऐना की दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है। इसे वहम हुआ। इसे पीछे मुड़कर देखा तो ये वहम नहीं था, वो वाकई वहाँ मौजूद थी। मॉम! ऐना को देखते ही वो अपना हाथ उस लड़के के हाथ से छुड़वाते हुए ऐना की तरफ भागी थी। वो तेजी से भागती हुई ऐना की तरफ जा रही थी और भागकर वो सीधा ऐना के टांगों से चिपकी, जबकि ऐना को यकीन नहीं हो रहा था वो वाकई यहाँ पर मौजूद है। इसके वजूद को महसूस करते हुए ऐना नरमी से घुटनों के बल जमीन पर बैठी। ऐना के बैठने पर वो जल्दी से ऐना के गले लग गई और इसे कस कर हक किया। ऐना ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और सख्ती से उसे खुद में बीछा, यानी इसे यकीन हो चुका था यह हकीकत है। सब बेहद परेशानी के आलम में इन दोनों को देख रहे थे, जबकि दानियाल और शहनाजी सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी इन दोनों को मालूम था कि ये बच्ची कौन थी। मॉम! जरखान के होठों से बेआवाज़ अल्फाज निकले, यानी ऐना की शादी हो चुकी है, मगर ऐसे कैसे मुमकिन है? इसकी शादी तो मुझसे हुई है। जरखान के जहन में एक साथ कई सवाल उभरे। मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो बच्ची ऐना की तरफ देखते हुए बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मेरी जान। ऐना ने अकीदत से उसका माथा चूमा तो वो खिलखिलाई। आपको पता है, मैं ना प्लेन में आई हूँ, इतने बड़े, और अपने नन्हे नन्हे हाथों को बड़ा करते हुए ऐना को बता रही थी। ऐना हल्का सांसी और इसे अपने बाजू में उठा लिया और उठ खड़ी हुई। किसके साथ आई हो आप, और कौन लाया है आपको? ऐना उसके सुनहरी बाल उसके माथे से पीछे करते हुए बोली तो इसने दरवाजे की जानिब इशारा किया, जहाँ एक लड़का इस बच्ची का बैग लिए खड़ा था। ऐना ने उसे अंदर आने का इशारा किया तो वह अदब से सर झुकाता वह अंदर दाखिल हो गया, जबकि इसने नन्ही सी जान की बातें अभी भी जारी थी। आप मुझे छोड़कर आ गई थी ना, मैं बाद में रोई थी। मैं इतना ज़्यादा रोई थी, इतना ज़्यादा रोई थी, आनी मुझे आपके पास नहीं आनी लेकर आई, वो मुंह बनाते हुए बोली, जबकि इसकी बातों पर ऐना के चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी, कभी ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट। सॉरी बेबी, बट मम्मा को काम था ना, इसीलिए उन्हें आना पड़ा। आप क्यों रो रही थी? मैं आपको समझा कर आई थी ना कि अच्छे बेबी नहीं रोते। ऐना ने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर लप रखे। पर बेबी को जब मॉम की याद आती है तो मॉम वहाँ नहीं होती, फिर बेबी को रोना आता है ना। वह ऐना की तरफ देखते हुए बेहद मासूमियत भरे लहजे में बोली। ऐना ने इस लड़के को सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी बच्ची को लेकर सोफे पर बैठ गई। एक नज़र हॉल में दौड़ आई तो इसे मालूम हुआ कि सब शौक की कैफियत में उसे देख रहे हैं। सदमे से निकले और बैठ जाएं, आप सबको आपका सवालात के सब जवाब मिल जाएंगे। ऐना सबको एक नज़र देखते हुए बोली, मॉम आपको पता है अरसल भाई ने मुझे डांटा था। ऐना अभी इन सब की तरफ देख रही थी जब इस बच्ची ने ऐना के गाल पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। क्यों डांटा था भाई मेरी बेला को? ऐना सामने बैठे लड़की की तरफ देखते हुए बोली तो वो गड़बड़ा गया। मैम, मैंने डांटा नहीं था, वो जब लैंडिंग हुई थी तो ये आगे आगे भाग रही थी, मैंने सिर्फ इन्हें टोका था। मेरी क्या जरूरत कि मैं इन्हें डांटूं या ऊंची आवाज़ में इनसे बात भी करूं? इस लड़के ने फौरन अपनी सफाई पेश की। नो अरसल भाई, यू आर रॉन्ग। आपने मुझे डांटा था, आपने बोला था अगर मैं फिर से भागी तो आप मुझे वापस छोड़ाएंगे और मॉम के पास नहीं लेकर जाएंगे। बेला शायद अरसल की शामत देखना चाहती थी। बेला की बात सुनकर ऐना ने नज़र उठाकर अरसल की तरफ देखा। वो बेचारा तो आगे ही बौखलाया हुआ था और ऐना के इस तरह देखने से तो इसके पसीने ही छूटने लगे। मैम कसम ले ले, मैंने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की, मेरी बात नहीं सुन रही थी ये, इसीलिए मुझे मजबूरन धमकी देनी पड़ी। वो काफ़ी घबराया हुआ था। आइंदा आपने इनसे इस तरह बात नहीं करेंगे। ऐना अरसल की तरफ देखते हुए बोली, जी मैम, ओके, कभी नहीं करूँगा। इसने जल्दी से जवाब दिया। मैम, ये दानिर मैम ने दिया था आपको देने के लिए। अरसल ऐना की तरफ एक कागज़ बढ़ाते हुए बोला तो ऐना ने वो कागज़ थाम लिया। मॉम, बेला अब आनी के पास नहीं जाएगी। आनी बेला को मॉम के पास नहीं आने देती। बेला अपने दोनों बाजू ऐना की गर्दन में सख्ती से हेल करते हुए बोली, जैसे अभी दानिर इसके सामने हो और वो इसे ऐना से दूर कर देगी। तुम्हारी आनी को तो मैं, आनी की क्या, इस दुनिया में कोई ताकत बेला को इसकी मॉम से दूर नहीं कर सकती, और जो ऐसा करेगा बेला की मॉम इसे बहुत मारेगी। ऐना उसे मजीद खुद में भींचते हुए बोली तो वो खिलखिला कर हंसी। बेला जानी, मैं यहाँ ही हूँ,
आपने तो मुझे दिखा ही नहीं। दानियाल बेला के सामने जाते हुए मुंह बना के बोला, जबकि दानियाल को अपने सामने देखकर बेला तो चीखी उठी। दानियाल! वो दानियाल की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में बोली और अगले ही लम्हे वो दानियाल के बाजू में थी। रुको अरसल, खाना खाकर जाना, इतनी दूर का सफ़र करके आए हो, कुछ देर आराम कर लो। अरसल वहाँ से उठकर जाने लगा। जब ऐना ने उसे टोका तो वो वहाँ हाँ में सर हिलाता वो वहीं बैठ गया, क्योंकि ऐना के हुक्म के खिलाफ जो ना इसकी तो या किसी की भी बस ना थी। ऐना की सख्ती से हर कोई वाकिफ था और वो नहीं चाहता था कि ऐना के हाथों उसकी शामत आए। कम ऑन बेला, बहुत हो गई मस्ती, पहले फ्रेश हो जाए फिर हम वापस नीचे आएंगे। ओके? ऐना बेला की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली और उसके अपने बाजू फैलाएं तो वो जल्दी से ऐना के पास चली गई। हम आते हैं बड़ी अम्मा, कुछ देर तक। ऐना बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली और फारिया से बोला कि मुलाजमा के हाथ बेला का सामान कमरे में पहुंचा दे। मॉम, ये बाबा का घर है ना, ये कितना प्यारा और बड़ा है। बेला ऐना की तरफ देखते हुए बोली। वो बाबा शराजी सिकंदर को कहती थी, जबकि मॉम ऐना को कहती थी। हाँ जी, ये इनका घर है और ये इनकी फैमिली है। आपको फ्रेश हो जाए फिर हम वापस आकर सबसे मिलवाएंगे। ऐना उसके गाल को चूमते हुए बोली और एक नज़र सीढ़ियों के करीब खड़े जरखान को देखा, जो बाकी सब की तरह अपने जहन और आंखों में कई सवाल लिए ऐना की तरफ देख रहा था। जरखान को एक नज़र देखकर ऐना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। अरे आप सब इतने हैरान क्यों खड़े हैं? चले आए बेटे, मैं आपको बताता हूँ कि बेला कौन है। शहराजी सिकंदर सबको एक नज़र देखते हुए बोले, जो अभी तक सदमे की कैफियत में शहराजी सिकंदर की बात सुनते हुए सब लॉन्ज में ही बर्जमान हो गए, जबकि शहराजी सिकंदर सामने बैठ गए। बेला ऐना की ही बेटी है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेला की पहले कहीं शादी नहीं हुई है, इसकी शादी सिर्फ सरखान से हुई है। यहाँ पे बेला लिखा हुआ है, ऐना होना चाहिए था। ओफो, ऐना की पहले कहीं शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी सिर्फ जरखान से हुई है। जब बेला अपने मिशन के दौरान पाकिस्तान आई थी तब रास्ते में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और बेला की माँ प्रेग्नेंट थी। उस एक्सीडेंट के दौरान वो लोग काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। इस गाड़ी में 3 अफराद मौजूद थे, एक बेला की माँ, बाप और दूसरा बेला की खाला। एक्सीडेंट होने के बाद वो तीनों ही बुरी तरह ज़ख्मी थे। काफ़ी बुरी हालत में इन्हें हॉस्पिटल ले गया। इन्हें खाई से निकलने वाली ऐना ही थी। इसने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत मुश्किल से इन्हें वहाँ से निकाला था। वक्त पर हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन किस्मत इन दोनों का साथ नहीं दिया। बेला के पैदा होते ही उसकी माँ मर गई और बाप तो इससे पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया, मगर बेला की आनी बच गई, मगर वो कोमा में जा चुकी थी। तभी बेला की पैदाइश हुई थी और बेला को एक माँ की सख्त ज़रूरत थी। ऐना उसे अपने साथ ही इटली ले आई। पूरे 4 साल ऐना ने बेला को माँ बनकर पाला, अपने सीने से लगा कर रखा। बेला कोई आम बच्ची नहीं है। ऐना सिकंदर के लिए अव्वल दर्जे पर बेला आती है। इसके बाद ही कोई और शख्सियत। आज से कुछ माह पहले ही बेला की आनी कोमा से बाहर निकली। 4 साल कोमा में रहने के बाद इसकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, मगर वह आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है। आप सबको एक और बात बता दूं, ना तो बेला ऐना के बगैर रह सकती है और ना ही ऐना बेला के बगैर। वो पाकिस्तान में मेरी शर्त पर आई थी और ये इसकी मजबूरी थी। अगर ऐना यहाँ पर है तो वो भी यहीं रहेगी। अगर आप सब में से किसी को कोई एतराज़ है तो बता दें। शहराजी सिकंदर सबको एक नज़र देखते हुए बोले। अब इनकी सबके चेहरे मुतमईन थे। कोई परेशानी, कोई हैरानगी इनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। यकीनन इन्हें इनके सवालों के तमाम जवाब मिल चुके थे। नहीं बेटा, हमें इस बच्ची से भला क्या मसला होगा? वो इतनी मासूम और प्यारी है, हमें इसके यहाँ रहने से कोई मसला नहीं। तुम बेफिक्र रहो। बड़ी अम्मा शहराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली। आपको ये सब मालूम तो हो गया है कि बेला ऐना की बेटी है और ऐना बेला की माँ, मगर मैं भी आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। दानियाल सबकी तरफ देखते हुए बोला तो सबने दानियाल की तरफ देखा। ऐना ने बेला को किस्मत से लड़कर हासिल किया है। जब उसकी पैदाइश हुई थी तब वो इतनी कमज़ोर थी कि उसका बचना नामुमकिन था। पूरे 2 साल तक बेला को अतावियात पर चलाया गया डॉक्टरों ने, और पूरे 2 साल तक ऐना एक एक पल इसके पास रही। इसे ज़रा तकलीफ नहीं होनी थी। रातों को जाग कर इसने बेला की हिफाजत की है। बेला कोई आम बच्ची नहीं है। ऐना सिकंदर के लिए उसकी पूरी दुनिया है, बेला में बसी है। आप सबको ये बताने का मकसद ये है कि ऐना बेला को एक कांटे जितनी तकलीफ भी नहीं होने देती, और अगर कोई उसे ऐसी तकलीफ पहुंचाए तो वो इसे छोड़ती नहीं है। इसीलिए अब आप सब मोहतात रहिएगा। दानियाल शरारत से बोला। यकीनन वो इन सब से बेरहमी की उम्मीद नहीं रखता था, मगर उसने अपना शोशा भी तो छोड़ना था, क्योंकि इसके अंदर एक अलग ही कैर पापा जागा था जो उसे चैन से टिकने नहीं देता था। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमें इस बच्ची की कोई मसला होगा और हम इस बच्ची को कोई तकलीफ पहुंचाएंगे? जरखान ने पहली बार दानियाल को मुखातिब किया था। मुखातिब नहीं किया, बल्कि वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोल रहा था।
अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब थोड़ी था। मैं तो बस ये कह रहा था यहाँ के कुछ लोगों को खास मसला है ऐना से, और इसे कोई भी तकलीफ देते हैं, मगर बेला के मामले में ऐना बर्दाश्त नहीं करेगी। वह सीधा गोली मारेगी। गोली? दानियाल अपने हाथ की पिस्तौल बनाकर जरखान को दिखाते हुए बोला, और बातों ही बातों में से बावर भी करवा गया। जरखान ने ऐना को किस तकलीफ से दो चार किया है? ये तुम्हारा मसला नहीं है दानियाल हैदर, ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है। मैंने जिस तकलीफ से इसे दो चार किया है, इस तकलीफ का मैं दावा भी करना जानता हूँ। तुम हमारे मामलात में टांग ही ना अड़ाओ तो बेहतर है। जरखान भी उसी के अंदाज में बोला। यकीनन वो इसे बावर करवा गया। ऐना उसकी बीवी है और वो अपने मामलात में टांग अड़ाने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे भाई, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो तुम्हें मोहतात कर रहा था। वो क्या है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुंह से ज़्यादा हाथों से और बंदूक से बात करने की आदत है, इसीलिए सोचा तुम्हें बता दूँ। ये ना हो कि सुबह जरखान सिकंदर जख्मी कमरे से बरामद हो और बाद में मालूम हो कि एक नई तकलीफ पहुंचाने पर हुरुल ऐन सिकंदर अपने मजाजी खुदा को बुरी तरह पीट चुकी है। दानियाल के अंदाज में भरपूर शरारत थी, जबकि जरखान उसे बुरी तरह घूर रहा था। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का तो मुझे नहीं मालूम, मगर तुमने अपनी जबान को बंद नहीं रखा तो अगले 1 मिनट में तुम मेरे हाथों में बुरी तरह मारे जाओगे। जरखान दानियाल को घूरते हुए बोला, जबकि सब अपनी हंसी दबाने के चक्कर में सुर्ख पड़ रहे थे। वैसे जस्ट इमेजिन, हमारे गांव का सरदार जो 16 कबीलों पर हुकूमत कर रहा है, जब इन सबको पता चलेगा कि उनका सरदार, उनके सर का साहिबान, उनका हमदर्द अपनी बीवी से हाथों पीटे जा रहा है, तो सोचो इन सब के दिल पर क्या गुजरेगी। दानियाल जरखान को छेड़ने से अभी भी बाज नहीं आ रहा था, जबकि जरखान अब अपने पैर में पहनी जूती भी उतार चुका था। इससे पहले कि जरखान का जूता अपने निशाने पर लगा था, दानियाल बैठा बैठा ही सोफे से फलांग कर बाहर की तरफ भागा और पीछे से हॉल में सबके कह कह छूटे थे, मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मुझे यानी इस गांव के सरदार को इतना हल्के में ले रहा है ये? इसकी हिम्मत किस तरह हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जरखान सख्त लहजे में बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ और दानियाल के पीछे गया, जबकि सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। पहले तो वो ऐना को छोड़ता था और अब इसके छोड़ता था, यहाँ लिखा है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था छेड़ता था। हाँ हाँ, पहले तो वो ऐना को छेड़ता था और अब ऐना के साथ साथ जरखान की भी शामत आ चुकी थी। और जरखान ऐना की तरह बिल्कुल नहीं था जो दानियाल की बात सुनकर बर्दाश्त कर लेता या फिर उससे नाराज़ होकर उसे एहसास दिलाने बैठ जाता। वो इस गांव का सरदार था, एक काबिल जज, एक सख्त इंसान। वो दानियाल को सबक सिखाने का बहुत अच्छे से इरादा रखता था, इसीलिए तो वो उसके पीछे गया। मगर अफसोस, दानियाल जैसा बंदर इसके हाथ कहाँ लगना था। मगर वक्त का इंतजार करते हुए जरखान ने उसकी गर्दन ज़रूर दबोचनी थी। ऐना ने बेला को फ्रेश करवा कर उसे कपड़े पहना के तैयार करके बिठाया और अब बेला अपना आईपैड अपने हाथ में पकड़े कोई गेम खेलने में मसरूफ थी, जबकि ऐना अभी फ्रेश होकर निकली थी। जब इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, इसने दरवाजे पर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी और खुद बेला के पास बैठ गई, मगर नज़र उठाकर सामने नहीं देखा था। शायद वो मुकाबिल के बोलने की मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम, हारिस कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जबकि हारिस की आवाज़ सुनकर ऐना ने झटके से सर उठाकर हारिस की तरफ देखा था। चेहरे के नरम तासरात एकदम संजीदगी में बदले थे। इसके माथे पर कई बल नमूदार हुए थे। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ क्या कर रहे हो? ऐना ने सलाम का जवाब देना ज़रूरी समझा, मगर यहाँ आने की वजह ज़रूर पूछी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ देर बात कर सकते हैं। हारिस ऐना की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला, नहीं, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐना बगैर लिहाज की बोली थी, मैं आपसे बात किए बगैर नहीं जाऊँगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हारिस कदम ऐना की तरफ बढ़ाते हुए बोला तो ऐना ने सख्त नज़रों से हारिस को देखा, मगर शायद वो आज अपनी बात मुकम्मल करके ही जाने का इरादा रखता था। देखो हुर, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी दिल आज़ारी की है तो ये बहुत छोटा लफ्ज़ है। शायद मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। मैं हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लाजमी सज़ा दो, मगर मैंने जो बेवकूफ़ी इसकी की है, सज़ा घर वालों को या जरखान लाला को ना दो। इसमें ना किसी का कसूर नहीं। उन्होंने तुम पर बेअतबारी दिखाई, इनकी सिर्फ ये गलती है, इसके अलावा इनकी कोई गलती नहीं। वो तुम्हारा और इनका आपस का मामला है, तुम जैसे चाहो वैसे हैंडल कर सकती हो, मगर मैं वाकई अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हवेली में से किसी एक फ़र्द ने भी अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। इनका कहना है जिस दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगी, उस दिन वो भी मुझे माफ़ कर देंगे। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझे सज़ा दे दो, मानने को तैयार हूँ, मगर इस तरह अजनबी मत बनो। तुमने मुझे भाई बोला था। हारिस ऐना की तरफ देखते हुए बोल रहा था, जबकि इसके भाई लफ्ज़ पर ऐना झटके से बैठ से उठी। शट अप,
अगर दोबारा अपने मुंह से ये लफ्ज़ भाई निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐना हारिस को देखते हुए सख्ती से बोली, आप जानते भी हैं भाई लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? छोड़े, आप कैसे जानते होंगे? आप कौन सा किसी बहन के भाई हैं? खुदा ने आपको बहन से नवाजी ही नहीं, शायद इसीलिए कि आपको बहन और भाई के रिश्ते के तकाजे नहीं पता। ऐना हारिस की तरफ देखते हुए सख्त अल्फाज में बोल रही थी। ऐसा मत कहो हूर, तुम मेरी बहन ही हो। ऐना के सख्त अल्फाजों पर हारिस तो तभी उठा था। जस्ट शट अप, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, सुना आपने? आइंदा मुझे बहन कहकर पुकारने की गलती मत करना। एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर पूछे अपने दिल से, क्या मेरी जगह आपकी बहन होती और आप उसके साथ ये सब करते? ऐना का जब्त जवाब दे रहा था, जबकि हारिस अपना सर शर्मिंदगी से उठा ही नहीं सका था। सच्ची तो कह रही थी वो, अगर उसकी जगह हारिस की बहन होती तो क्या वो इसके साथ ये सब करता? वो तो कभी उसे कांटा ना चुभने देता, हमेशा अपनी पलकों पर बिठा के रखता। मगर हूर इसकी बहन नहीं थी, इसीलिए तो इसने झूठे रिश्ते की आड़ में छुप कर उसे धोखा दिया और अब इसे पछतावा हो रहा था। और पछतावा होने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि हूर उसकी बहन है। ऐसे पछतावे और एहसास को ऐना ने क्या करना था? इसके लिए ये सारी चीज़ें रत्ती बराबर भी नहीं थी। शायद रत्ती की भी कोई अहमियत नहीं थी, मगर हारिस की इन बातों की ऐना की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। ऐसा नहीं है हूर, तुम हमेशा इस हवेली में हमारी यादों में रही, तुम्हें कभी देखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी तुम्हें बहन नहीं समझा, हमेशा दिल में और जहन में अपनी बहन की जगह बना कर रखी। मगर वक्त और हालात की वजह से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इसका मदावा हर सूरत करना चाहता हूँ। हारिस ऐना की तरफ देखते शर्मिंदगी से बोला, जबकि उसके बात करने के अंदाज में ऐना को शर्मिंदगी साफ महसूस हुई थी, जिसे वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गई। सिर्फ कह देने से ना तो कोई बहन बन जाती है और ना ही भाई रिश्ते और हुकूक निभाने पड़ते हैं। और जो इंसान इनको निभा ना सके, इन पर पूरा ना उतर सके, उसे पहले ही पीछे हट जाना चाहिए, मगर रिश्तों की बुनियाद को खोखला नहीं करना चाहिए, जैसे आपने किया। अब आप मुझसे किस चीज़ की उम्मीद रखकर बैठे? माफ़ी की तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई नहीं होती किसी को माफ़ करने वाली या सज़ा देने वाली। जो शख्स मुझे तकलीफ़ देता है, मेरी रूह को ज़ख्मी करता है, बस बस उस शख्स से कतई ताल्लुक़ खो जाती हूँ। इस शख्स से इतना दूर हो जाती हूँ कि कभी वह शख्स मुझे नज़र ना आए। मगर यहाँ रहना मेरी मजबूरी है और अनकरीब मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। ऐना बिल्कुल लापरवाह अंदाज में बोली, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? चाहे तुम कभी भी मुझे माफ़ ना करो, मुझे ये कबूल है, मगर तुम इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और ज़रखान लाला को अपना लो, मोहब्बत करते हैं तुमसे। इनकी आंखों में साफ मोहब्बत नज़र आती है तुम्हारे लिए। अगर इनसे गलती हो गई है तो इन्हें मज़ीद आजमाइशों में मत डालो। मेरी तुमसे यही दरख्वास्त है कि अपने खूबसूरत रिश्ते को मेरी गलतियों की नज़र मत करना। हारिस का लहजा नरम बिल्कुल नहीं था, जबकि लहजे में संजीदगी थी। चलता हूँ, अब मेरे बारे में ना सही लाला के बारे में लाजमी सोचना। हारिस बोलता हुआ आखिरी नज़र ऐना को देखकर कमरे से निकल गया। मॉम, वाई वॉज दिस अंकल सो सैड? बेला ऐना की तरफ देखते हुए बोली, यानी उनकी बातें वो सुन रही थी। कुछ नहीं मेरी जान, चलें हम नीचे, आपको भूख लगी होगी ना? ऐना बेला की बाल संवारते हुए बोली। यस मॉम, बेला इज़ हैंग्री। बेला अपने नन्हा सा हाथ अपने पेट पर रखते हुए मासूमियत से बोली, तो ऐना ने उसका वही हाथ थाम कर उसे लबों से लगाया। चले फिर मेरे साथ। बेला क्या खाएंगी? उसका हाथ पकड़कर उसके साथ लिया कमरे से निकली। बेला आमलेट खाएगी मॉम, बेला ने झट से जवाब दिया। ओम, आमलेट सुबह नाश्ते में खाते हैं, अभी रात में और हम डिनर करेंगे। ऐना उसे समझाते हुए बोली, डिनर में चिकन वाले चावल खाएंगे। बेला चहकते हुए बोली, वो बिरयानी का बोल रही थी, उसे बिरयानी नहीं बोलती थी, इसीलिए वो इसे चिकन वाले चावल ही कहती थी। और ऐना उसके साथ इसकी सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली, और कबाब खाएंगे हम, बेला ने फिर चहकते हुए जवाब दिया, जबकि उसकी खूबसूरती चहकती आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। और डाइनिंग टेबल पर बैठे तमाम अफराद ने बेख्तियार नज़र उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। अब ऐना बिल्कुल सादा से कुर्ते और कैपरी में मलबूस थी, काला ही दुपट्टा सर पर जमाया हुआ था। आज वो इन्हें ऐना नहीं बल्कि हूर लगी थी, क्योंकि इतने अरसे के बाद सबने उसे इस लिबास में देखा था। बेज़ाहिर तो वो लिबास काफ़ी सादा था, मगर काला रंग ऐना पर बहुत जच रहा था। समझना मुश्किल था कि काला रंग ऐना पर खूबसूरत लग रहा है या ऐना काले रंग में खूबसूरत लग रही है। कबाब नहीं होता बेला, कबाब होता है। एक्चुअली इसने यहाँ बकाब लिखा हुआ है, ठीक है, बकाब नहीं होता, कबाब होता है। ऐना ने उसका फ़करा दुरुस्त किया। ओके मॉम, हम बकाब खाएंगे। अपना फ़करा दुरुस्त करने के चक्कर में बेला दोबारा कबाब को उल्टा बोल गई और इसी तरह करती थी। इसे पाकिस्तान खानों के नाम बहुत मुश्किल से लेने आते थे, जबकि इटली के खानों के बारे में उसे पूछा जाए तो किसी रट्टी हुई किताब की तरह फर बताती थी। इसे उर्दू भी ऐना ने बहुत मुश्किल से सिखाई थी, जबकि इटालियन बोलने से उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी।
और अब वो उर्दू भी सही तरीके से बोलने लगी थी, मगर खाए जाने वाले खानों के नाम अक्सर उल्टे बोल दिया करती थी। वो दोनों अभी आखिरी 2 सीढ़ियों के दहाने पड़ी थी जब बेला ने 2 सीढ़ियां इकट्ठी फलांगना चाहिए। इससे पहले कि वो सीढ़ियां फलांगने की कोशिश में गिर जाती और बुरी तरह चोट लगती, ऐना उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए से अपने बाजू में उठा चुकी थी। नहीं बाज आती ना तुम उल्टी हरकतों से, अभी नीचे गिर जाती, अब फिर चोट लगवा लेती, और अगर चोट लगती तो फिर मैं तुम्हारी पिटाई करनी थी। ऐना बेला को डपटते हुए बोली, सॉरी मॉम। बेला ने अपने नन्हे हाथों से फौरन कान पकड़े। नॉट अगेन। ऐना ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ कानों से हटाए तो बेला ने अपने दोनों बाजुओं ऐना की गर्दन में सख्ती से हायल करते हुए इसके गाल को चूमा तो ऐना मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल के नज़दीक जाते हुए ऐना ने सबको मुश्तरका सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। बेला ने भी चहकते हुए सलाम लिया तो सब मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरे पर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, अम्मा जान बेला की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली, जबकि सब ने बेला का सलाम का जवाब बहुत खुश दिली से दिया था। ऐना ने एक नज़र पूरे डाइनिंग टेबल पर दौड़ाई, जहां कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी सिवाय जरखान के साथ वाली कुर्सी के, जहां हूर बैठा करती थी। ऐना ने इस चीज़ को ज़्यादा इशू नहीं बनाया और चुपचाप इसी कुर्सी पर बैठ गई, जबकि सबको हैरत का झटका लगा। ऐना इतनी आसानी से जरखान के साथ कैसे बैठ गई, और 40 वोट का झटका तो जरखान को लगा था जिसके साथ वो बैठी थी। ये लड़की जरखान को आज झटके पर झटके दे रही थी। ऐना के साथ वाली कुर्सी पर ही शहजादी सिकंदर बैठे थे, जबकि ऐना के बिल्कुल सामने दानियाल बैठा था। बाबा, ये आपकी फैमिली है ना? बेला शहजादी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली, जी बेटा, ये मेरी फैमिली है, चले मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। शहजादी सिकंदर बेला की तरफ देखते हुए बोले तो ऐना ने नरमी से बेला को जमीन पर उतारा तो वो जाकर शहजादी सिकंदर की गोद में बैठ गई। ये अम्मा है यानी मेरी माँ, और आपकी ये बड़ी अम्मा है यानी ग्रैंड मदर। शहजादी सिकंदर बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़े दादा हैं और ये छोटे दादा हैं यानी मेरे बड़े भाई और इनकी वाइफ और आपकी दादी जान और छोटी दादी। शहजादी सिकंदर ने बेला को शहनवाज सिकंदर और सहजिब सिकंदर का तारुफ करवाया। ये दोनों आपकी यानी हैं और ये दोनों मामू। शहजादी सिकंदर अरम और हारिस, लाइबा और फारिया की तरफ इशारे करते हुए बोले, हेलो, कैसी हो लिटिल गर्ल? अरम बेला की तरफ देखते हुए बोला तो उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया जैसे उनसे हाय कर रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह मामू, आप कैसे हैं? बेला मुस्कुराते हुए बोली, जबकि इसके अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अरम ने बेतहाशा खुश हुआ था, और वो छोटी सी बच्ची कैसे जानती थी कि अपनी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह में बतानी है। यकीनन ये ऐना की तरबियत थी। ये दोनों आपके दानियाल के मामू डैड है। शहजादी सिकंदर साइमा बेगम और हैदर साहब की तरफ इशारा करते हुए बोले, मुझे पता है बाबा, ये कौन है? ये भी मामू है। बेला जरखान की तरफ इशारा करते हुए बोली, जबकि बेला के मामू बोलने पर जरखान ने झटके से सर उठाकर बेला की तरफ देखा और सबका कहका बेख्तियार था, खुदा का खौफ करो लड़की, ये तुम्हारी माँ का सुहाग है जिसे तुम मामू बोल रही हो। दानियाल बेला की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, जबकि सुहाग लफ्ज पर अना ने दानियाल को घूरा था। ये सुहाग क्या होता है? बेला दानियाल की तरफ देखते हुए बोली, सुहाग यानी आपकी मॉम के हस्बैंड। मामू तो बिल्कुल नहीं, दानियाल बोला और फिर से हंस पड़ा। मॉम के हस्बैंड को क्या कहते हैं? बेला ने दोबारा सवाल किया। बेला, चलो आओ खाना खाओ। इससे पहले कि वहां पर कोई और बेला को जवाब देता, ऐना ने किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया और बेला को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया, जबकि ऐना की बोली गई बात समझने से अब सब कासिर थे सिवाय दानियाल, शहजादी सिकंदर, हैदर और साइमा के, क्योंकि उसने इटली ज़बान बोली थी। मगर वो ये ज़रूर समझ गए थे ऐना मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, इसीलिए ही उसने इस बात को बीच में ही रोक दिया। बेला, चिकन वाली चावल खाओगी ना? दानियाल बेला की तरफ देखते हुए बोला, जबकि आंखों में शरारत थी। पता नहीं इस बंदे को कौन सा कीड़ा था जो इसे टिकने नहीं देता था। दानियाल की बात सुनकर बेला ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया, जबकि ऐना बेला के गले में रुमाल डाल रही थी, क्योंकि वो खाना खाते हुए अक्सर अपने कपड़े गंदे कर लेती थी। अच्छा, तो चिकन का कौन सा पीस खाना पसंद करेगी? बेला, वैसे तो चिकन के बहुत सारे पीस होते हैं, अब आप बताएं कौन सा पीस खाओगी? नरम गरम गुस्से वाला, काम डाउन वाला, या ठंडा या मोटा ताज़ा कमज़ोर? दानियाल बगैर सांस लिए अपनी बेतुकी बात को तफसील में बोला। साथ बैठी साइमा बेगम ने दानियाल के सर पर एक चिपत लगाई थी, क्योंकि अब वो बेला को तंग करने वाला था। गधे कहीं के, चुप करके खाना खाओ। साइमा बेगम इसे घूरते हुए बोली, मॉम, ये गधा क्या होता है? बेला आयना की तरफ देखते हुए बोली, जो इसके मुंह में चावलों का चम्मच डाल रही थी। वो जो आपके सामने बैठा है, इसे उर्दू जबान में गधा कहते हैं। ऐना ने मुस्कुराहट दबाते हुए हल्की आवाज़ में जवाब दिया, जो साथ ही बैठे जरखान के कानों तक बासानी पहुंची थी। दानियाल, गधा? पहले चहकते हुए बोली, जबकि दानियाल जो पानी का घूंट भर रहा था, बेला की बात सुनकर वो पानी इसके गले में अटक गया और फव्वारे की सूरत में इसके मुंह से बाहर निकला और खांसने लगा। दानियाल, गधा? बेला ने दोबारा वही अल्फाज दोहराए और बहुत खुश होते हुए ये बोल रही थी जैसे उसके लिए ये चीज़ कोई एडवेंचर हो। दानियाल,
अभी बेला उसे तीसरी बार गधा बोलती है। ऐना ने जल्दी से चावलों का चम्मच भरकर इसके मुंह में डाल दिया, जिससे उसका मुंह फौरन बंद हो गया, जबकि डाइनिंग टेबल पर बैठे हर अफराद का हंस हंस कर बुरा हाल था। चुप कर जाओ मेरी जान, अगर तुमने एक और बार इसको गधा बोला तो यह मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। ऐना बेला की गर्द अपने दोनों बाजू का हसार बनाते हुए हल्का सा हंसते हुए बोली। ऐना ने एक नज़र दानियाल को देखा, जो बुरी तरह से ही घूर रहा था। यानी उसे शक था कि बेला को गधा लफ्ज़ ऐना ने ही सिखाया है। मुझे घूरना बंद करो, वरना 10 दिन बाद जब वापस ड्यूटी पर आओगे तो अगले 10 दिन के लिए दोबारा से सस्पेंड कर दूंगी। ऐना बज़ाहिर तो बेला को खाना खिला रही थी, मगर वो मुखातिब दानियाल से थी, जबकि दानियाल का तो तिल मिला ही गया। अंकल, आप मुझे इसके बराबर वाक़ अहदे पर नहीं रख सकते क्या? हर वक्त सस्पेंड करने की धमकी देती रहती है, सीनियर ऑफिसर होने का राब झाड़ती रहती है मुझ पर। दानियाल शहजादी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, पहली बात तो ऐना को मैंने इस ओहदे पर नहीं बिठाया, वो खुद अपने बलबूते पर इस ओहदे तक पहुंची है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें ऐना के ओहदे पर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिस ओहदे पर ऐना है वहां वो अकेली रह सकती है, कोई दूसरा इसके बराबर का हरगिज़ नहीं आ सकता। शहनाज़ी सिकंदर दानियाल की तरफ देखते हुए बोले तो इसने मुंह बसोरा। मॉम, आनी हमें मिस कर रही होगी ना? बेला को जाने कहाँ से दानीर का ख्याल आ गया। कीप क्वाइट बेला, ऐना ने उसे खाते हुए टोका, क्योंकि वो मुसलसल बोल रही थी और ऐना के ना बोलने से वो फौरन चुप हो गई। और फिर उसने खाना खाते हुए एक बार भी आवाज़ नहीं निकाली, बल्कि खामोशी से खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि ऐना बेला के साथ बाहर लॉन में मौजूद थी। मॉम, ये तो पार्क है, कितना प्यारा है। बेला चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए खुश होते बोली, क्योंकि इसे वो पार्क ही दिखाई दे रहा था। इटली में इनके घर का लॉन बहुत छोटा था, वहाँ पर रंग बिरंगे फूल तो थे, मगर इस तरह फूलों से भरे हुआ लॉन, हर जगह पर दरख्त, फूल, पौधे, ये सब चीज़ें देखते हुए बेला इसे एक एक पार्क ही समझ रही थी और वो बेतहाशा खुश हो रही थी। नहीं मेरा बच्चा, ये पार्क नहीं है, ये लॉन है, जिसे हमारे घर पर है वैसे ही, मगर ये काफ़ी बड़ा है ना, और यहाँ पर ज़्यादा फ्लावर्स और प्लांट्स है, इसीलिए आपको ये पार्क लग रहा है। ऐना ने उसे समझाना चाहा। मॉम, मैं वो फ्लावर देख लूँ? बेला सामने लगे गुलाब के फूलों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो ऐना ने मुस्कुरा कर हाथ में सर हिलाया तो वो भागती हुई इन फूलों के करीब गई और इन फूलों को अपने हाथ छोटे छोटे हाथों से नरमी से छू कर देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम आपी। लॉन में दाखिल होते दानिश और मुस्तफ़ा ने ऐना को मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर कर दी आने में, ऐना दानिश की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि ऐना ने दानिश को मार्केट से बेला के लिए कुछ चीज़ें लाने के लिए बोला था। जी आपी, वो बस रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और फिर मुस्तफ़ा को फ़ोन किया तो वो पिक करने आ गया, इसीलिए बस थोड़ी सी देर हो गई। दानिश सामान के शॉप पर सामने टेबल पर रखते हुए बोला तो ऐना ने इस बात में सर हिलाते हुए इन दोनों को बैठने का इशारा किया तो पास रखी कुर्सियों पर वो दोनों बैठ गए। ऐना ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में से एक तस्वीर निकाल कर फ़ोन सामने टेबल पर रखा। अब फ़ोन दानिश और मुस्तफ़ा के सामने था और फ़ोन में एक तस्वीर दिखाई दे रही थी। जानते हो ये शख्स कौन है? ऐना दानिश और मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए बोली। जी आपी, ये मुल्क ज़हीर का छोटा भाई फैज़ल ज़हीर है, हम जानते हैं। इसे केस के दौरान इसकी तस्वीर देखी थी मैंने। दानिश एक नज़र तस्वीर को देखते हुए बोला, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। सुबह होने से पहले पहले इसके तमाम मालूमात मेरी ईमेल पर आ जानी चाहिए। और तुम इस कॉलेज में दोबारा एडमिशन लोगे जहाँ पर ये पढ़ता है? सुनने में आया है कि लास्ट ईयर में ये इस कॉलेज में इसका आखिरी साल है। इसकी पल पल की खबर मुझे तुम दोगे। ऐना पहले दानिश और फिर मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए बोली, जी ठीक है आपी, मैं सुबह ही इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि दानिश का भी वही जवाब था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो दोनों ही वहाँ से चले गए, जबकि बेला कुर्सी पर बैठी गोद में अपना आईपैड रख के कार्टून देखने के साथ साथ चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। मैं यहाँ पर रुक रही हूँ अभी। मैं आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो इसमें तो ज़्यादातर ऐना की ही बातें होती हैं। ऐना ने ये किया, ऐना ने वो किया, मतलब सिर्फ ऐना ही ऐना है। ज़रख़ान का तो इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। और हालांकि ज़रख़ान भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखता है, लेकिन उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ऐना की तारीफ़। और सेकंड ये बात कि मुस्तफ़ा और ये दानिश का जो भी था वो तो सिरे से ही कहीं हट चुका है। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब नॉर्मली सब कुछ हो गया। मेरे को ये चीज़ सच बोले तो मुझे बिल्कुल हज़म नहीं हुई है। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ बीच में रुक कर। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोल देना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ती हूँ आगे। ऐना बेला के करीब ही टहल रही थी। हाथ में उसके मोबाइल था और मोबाइल में वो बुरी तरह डूबी हुई थी। चेहरे पर संजीदगी थी, यकीनन वो अपने फ़ोन में कोई ज़रूरी काम कर रही थी। ज़रख़ान ने खिड़की से सरसरी सा पर्दा हटाकर सामने लॉन की तरफ देखा, जहाँ उसे बेला और ऐना दोनों ही वहाँ दिखाई दी।
रात के 10 बज रहे थे और वो दोनों इस वक्त बाहर लॉन में बैठी ये देखकर जाने की बजाय जरखान ने वहीं पर खड़ा होकर ऐना को दिलचस्पी से देखने लगा, जिसका बायां हाथ कमर के पीछे था जबकि दाएं हाथ में फ़ोन था और वो मुकम्मल तौर पर मोबाइल में कुछ करने में मसरूफ़ थी। बेला ने अपना आईपैड साइड पर रखा और ऐना की तरफ देखा। मॉम, बेला ने ऐना को पुकारा तो ऐना जल्दी से नज़रें फ़ोन से हटाकर बेला की तरफ देखने लगी। ऐना के देखने पर बेला ने अपने दोनों बाजू उठाकर ऐना को इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे उठा ले। बेला का इशारा समझते हुए ऐना जल्दी से उसके करीब गई और अपना फ़ोन वहीं टेबल पर रखकर बेला को अपने बाजू में उठा लिया। ऐना के उठाने पर बेला ने अपना सर ऐना के कंधे पर रख दिया और दोनों बाजू ऐना की गर्दन में हाइल करते मंदी मंदी आंखें बंद करने लगी। नींद आ रही है मेरी बेला को? ऐना उसकी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाते हुए बोली। यस मॉम, बेला ने हल्की सी आवाज़ में ऐना को जवाब दिया। ऐना को पता था वो इतना लंबा सफ़र से थक चुकी है और अब जल्दी उसे नींद आ जाएगी, इसीलिए तो वो इसे लॉन में ले आई थी ताकि दानियाल उसे तंग ना कर सके। अगर वो दानियाल से बातों में लग जाती तो यकीनन उसने इतनी जल्दी नहीं सोना था और ऐना जानती थी, इसीलिए तो वो इसे अपने साथ ही बाहर लॉन में लाई थी। और इस तरह की सोच के मुताबिक आधे घंटे के अंदर अंदर बेला को नींद भी आ गई थी। ऐना मुस्कुराते हुए इसकी कमर थपथपाने लगी और साथ ही लॉन में टहलने लगी। ऐना अक्सर बेला को सुलाने के लिए ऐसे ही करती थी ताकि ऐना सुकून की नींद सो सके और बेला को ऐना की आगोश में हमेशा सुकून की नींद ही आती थी। खिड़की से जरखान मुस्कुराते हुए ऐना को देख रहा था। शायद वो बच्ची ऐना की ज़िंदगी में वाकई बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। शायद ऐना के लिए उसकी दुनिया इस बच्ची में बसी थी और इस बच्ची के लिए तो इसका सब कुछ ऐना ही थी। जरखान ने गौर किया कि ऐना ने अपनी इसी बाजू पर बेला को उठाया हुआ था जिस बाजू पर उसे गोली लगी थी। यकीनन उसे तकलीफ हो रही होगी, मगर तकलीफ के तासीरात ना हो इसके चेहरे पर थे और ना ही वो रुक रही थी, बल्कि इसका अमल जारी था। जबकि जरखान ये चीज़ महसूस कर सकता था कि बेला को उठाने से बाजू में ज़रूर उसकी तकलीफ हो रही होगी, मगर बेला के लिए वो ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकती थी, इसीलिए तो वो चुपचाप टहल रही थी। कुछ देर गुजर जाने के बाद ऐना को एहसास हुआ कि बेला गहरी नींद सो चुकी है, तो ऐना चलती हुई टेबल के करीब आई और वहां से बेला का आईपैड और अपना फ़ोन उठाया और हवेली के अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, क्योंकि मंगवाया गया सामान तो वो कब का अपने कमरे में भिजवा चुकी थी। ऐना अपने कमरे के करीब पहुंची तो इसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। इसे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि मुलाजमा तो दरवाज़ा खुला ही नहीं छोड़ सकती थी। फिर दरवाज़ा किसने खोला? अपनी सोचों को झटक कर वो कमरे में दाखिल हुई और बेला को नरमी से बेड पर लिटाया, इस पर कंबल ओढ़ाया और अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा। अपने कुर्ते के बाजू को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए वो पीछे मुड़ी, मगर अपने ठीक पीछे जरखान को देखकर इसके माथे पर कई बल नमूदार हुए। यकीनन अगर यहाँ ऐना की जगह कोई और लड़की होती तो अचानक अपने सामने जरखान को देखकर ज़रूर चीखती, मगर वो चीखने की बजाय अपनी पेशानी पर बल डाले उसे देख रही थी, जैसे नज़रों ही नज़रों में पूछ रही हो कि अब यहाँ आने का क्या मकसद है। बहुत ही निडर लड़की हो यार। अचानक अपने सामने एक ऊंचे लंबे जवान मर्द को देखकर भी नहीं डरी। जरखान ऐना के सरापे पर नजर जमाते हुए बोला, जो बगैर दुपट्टे के उसके सामने खड़ी थी, जबकि काले लिबास में इसकी धोतिया रंगत चांद की मानींद दमक रही थी। डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? ऐना ने आगे बढ़कर अपना दुपट्टा पकड़ना चाहा, जबकि जरखान इसका बाजू पकड़कर उसे दुपट्टा पकड़ने से रोक चुका था। मेरी बीवी हो तुम, किस मकसद के बगैर भी तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? जरखान उससे साथ लिए पास पड़े से सोफे पर बैठते हुए बोला और उसका बाजू पकड़कर देखने लगा। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, गोली छू कर गुजरी थी, जबकि लापरवाही करने की वजह से इसमें खून रस रहा था, जैसे जख्म बिल्कुल ताज़ा हो। इसके बाजू को देखकर जरखान ने होठ भींच कर ऐना की तरफ देखा, जो संजीदा नज़रों से उसका मुआयना कर रही थी। तुम में इंसानों वाली कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती क्या? यह प्लास्टिक की बनी हुई हो जो तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता? जरखान अपने पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ते हुए बोला, जो वो अपने साथ ही लेकर आया था। नहीं, मुझ में इंसानों वाली कोई चीज़ नहीं पाई जाती। प्लास्टिक नहीं, पत्थर की हूँ मैं। कम से कम कुछ महसूस तो मैं बिल्कुल ही कर सकती। ऐना एक झटके से अपना बाजू जरखान की गिरफ्त से छुड़वाते हुए बोली और सोफे से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वह जरखान की पहुंच से दूर जाती, जरखान उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपनी तरफ खींच चुका था। कोई बात नहीं, अगर तुम में इंसानों वाली कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती तो तुम्हें मैं इंसान बनाऊंगा। फिक्र किस बात की है स्वीट हार्ट? जरखान अपने और ऐना के दरमियान फासला मिटाते हुए बोला, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर बर्दाश्त कर रही हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पर चढ़ेंगे। ऐना जरखान की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोली और दोबारा सोफे से उठ खड़ी हुई, मगर इस बार
जरखान ने उसे ना तो खुद की तरफ खींचा था और ना ही उसका बाजू पकड़ा था, बल्कि खुद भी उठकर इसने एक झटके से उसे अपने बाजू में उठाकर सोफे पर पटका था और खुद इस पर हावी हुआ था। जबकि जरखान की इस हरकत पर ऐना की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बात तो फिर भरे मजमे में भी आंख मारने से पहले सोचनी चाहिए थी बीवी, कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा शौहर तुम्हारे सर भी चढ़ सकता है। जरखान सोफे पर ऐना के चेहरे के करीब दाएं बाएं बाजू रखते इसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, इस वक्त मैं आपकी बीवी नहीं थी समझे, और पीछे हटे। अगर ज़्यादा बदतमीजी की मेरे साथ तो नरमी से मैं बिल्कुल पेश नहीं आऊँगी। मैंने इसे वॉर्न किया। क्यों इस वक्त तुम्हारी मुझसे रिश्तेदारी बदल गई थी? क्या जो तुम इस वक्त मेरी बीवी नहीं थी? जरखान ऐना को बकशने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैं आपको जवाबदा नहीं हूँ। ऐना बिल्कुल सपाट अंदाज में बोली, जवाबदा तो तुम मुझे ही हो बेगम, लेकिन मैं तुमसे कोई भी फजूल बहस करने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हारा जख्म देखने आया था और पट्टी करने के बाद चला जाऊंगा। अगर तुमने कोई भी फजूल गोई की तो यकीन मानो इतनी आसानी से तो फिर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इस बात का एहसास तो लाजमी दिला कर जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। जरखान ऐना का बाजू पकड़े उसे सोफे पर सही से बिठाते हुए बोला तो ऐना ने एक गहरा सांस लेते हुए अपने सर सोफे की पुश से टिका के आंखें मूंद ली। यानी वो कोई भी फजूल बहस नहीं करना चाहती थी, ना सुनना चाहती थी, और ये साफ इशारा था जरखान को कि चुपचाप अपना काम करे और जाए यहाँ से। जबकि जरखान के लिए यही बहुत थी कि हुरुलैन सिकंदर बगैर बहस किए उसे उसका काम करने देगी। जरखान ने मुस्कुराते हुए ऐना की बंद आंखों को देखा और फिर बेहद नरमी से उसके जख्म को साफ किया और उसके बाजू पर पट्टी की, और इसकी पूरी कोशिश थी कि इस सब के दौरान ऐना को ज़रा से भी तकलीफ ना पहुंचे। जबकि पट्टी करने के दौरान ऐना हिली तक ना थी, यानी इतना जख्म इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, मगर जरखान के लिए रखता था। अगर ऐना को एक सुई भी चुभती तो जरखान को इस चीज़ से भी फर्क पड़ता था। पट्टी करने के बाद जरखान ऐना के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो आंखें बंद किए बीवी वैसी ही बैठी हुई थी। कितनी प्यारी थी वो, बिल्कुल किसी शहजादी की तरह। खूबसूरती में वो एक मिसाल रखती थी, मगर इसने कभी खुद को निखारने की कोशिश नहीं की थी और शायद ही ना ही उसे अपनी खूबसूरती से कोई फर्क पड़ता था। जिंदगी की बेरुखी ने और ठोकरों ने इसे फूलों जैसी नाजुक लड़की को पत्थर जैसा सख्त बनाया था। जाने उसके दिल में क्या छुपा था जो इसने कभी किसी से बोला नहीं था। जाने वो अपने वजूद में किन किन राजों को छुपाए बैठी थी जिनका इसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। जरखान का इस वक्त शिद्दत से दिल चाह रहा था कि ऐना अपने दिल में छुपे एक राज को तो जरखान के सामने खोल दे, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। वो जो खुद से नज़र चुराती थी, खुद को इस चीज़ का एहसास नहीं होने देती थी कि उसके अंदर क्या है, तो वो जरखान को क्या बताती। शायद इस चीज़ के लिए जरखान को अभी बहुत कुछ करना था, बहुत इम्तिहान देने थे, तभी उसे ऐना की तवज्जो नसीब होनी थी। अगर आपने अपना काम कर लिया है तो अब आप चाहे यहाँ से जा सकते हैं। जरखान की सोचों के तबस्सुम को ऐना की आवाज़ ने तोड़ा। ना तो मैं तुम्हारी इजाज़त से आया था और ना ही तुम्हारी इजाज़त से वापस जाऊंगा। ऐना जो बेड की तरफ जा रही थी, जरखान की आवाज़ पर इसके कदम वहीं रुके। इसे गर्दन मोड़कर एक नज़र जरखान को देखा और बेड से अपना दुपट्टा उठाकर अपने गले में डाला और इसकी जानी मुड़ी। ओके, एज यू विश, अकड़ते रहिए, मगर मैं आपसे फजूल बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अना लापरवाही से बोलती हुई बेड की दूसरी साइड पर गई और बेला के साथ लेट गई। वो जरखान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुकी थी। वैसे भी 3 दिन से वो कराची थी और वहाँ सही तरह से सो नहीं सकी थी, और अब वो काफ़ी थक चुकी थी और वो सोना चाहती थी। जबकि जरखान हैरानी से अना की तरफ देख रहा था, जो लेट कर आके बंद कर चुकी थी। अगर आपके मुझे ताड़ने से दिल भर गया हो तो लाइट ऑफ कर दें, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, आराम से सोना चाहती हूँ। आपकी तरह वेली नहीं, हज़ारों काम होते हैं मुझे। ऐना बंद आंखों से ही बोलती, जबकि जरखान का मुंह खुल ही गया। ऐना की बात सुनकर वो इसे वेला कह रही थी, जिसके पास 1 मिनट भी सुकून का सांस लेने का वक्त नहीं होता था। जरखान ने एक नज़र ऐना को घुरा और उठ कर लाइट ऑफ कर दी। कमरे से बाहर जाने के बजाय जरखान दोबारा बेड के करीब आया, अपने जूते उतारे और वहीं पर नीम दराज हो गया। जबकि जरखान को अपने बेड पर महसूस करते ऐना ने पट से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाके सोए ना। ऐना जरखान की तरफ देखते संजीदगी से बोली, जबकि अंधेरा होने के बाद वो उसे घूर नहीं सकती थी। मुझे बहुत नींद आ रही है लड़की, अगर तुम मुझे फजूल बहस की तो खुद तो मैं इस कमरे में जाऊंगा, मगर अपने साथ तुम्हें भी उठा कर ले कर जाऊंगा। इसीलिए बेहतर यह है कि मुंह बंद करके सोती बनो और मुझे भी सोने दो। जरखान बेला के नरम व मुलायम हाथ को छूते हुए बोला, तो वह अंधेरे में भी बेला को महसूस कर सकता था, क्योंकि बेला इन दोनों के दरमियान में लेटी हुई थी और गहरी नींद सो रही थी। ऐना कोई भी फजूल बहस करने के बजाय दिल ही दिल में जरखान को हजारों कलाबात से नवाजी और दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर गई। यकीनन वो इससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप सोती बनी। जबकि अपनी जीत पर जरखान के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई और मुस्कुराते हुए वो अपनी आंखें बंद कर गया, जबकि बेला का छोटा सा हाथ जरखान के हाथ में मौजूद था।
रात के 11 बजने को थे मगर हारिस अभी तक नहीं आया था और इसके इंतज़ार में लाइबा सूखी जा रही थी। एक तो ये इसके सर अलग जिम्मेदारी डाली गई थी कि जब तक शहजादा गुलफाम हवेली तशरीफ़ नहीं लाते तब तक इसके इंतज़ार में इसकी मनोका लटकी रहेगी। उफ, कहाँ रह गए आ भी जाए, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। इतने सुकून से नींदें पूरी करती थी मैं अपनी, जब से ये निकाह किया है तब से नींदें हराम कर दी है। मेरी अल्लाह पूछे आपसे। पता भी है मासूम बीवी बैठी इंतज़ार कर रही है मगर फिर भी कोई फिक्र ही नहीं। जानबूझकर लेट करते हैं ताकि मैं यहाँ बैठ के इनके इंतज़ार में लटकी रहूँ और किसी दिन यूं ही इंतज़ार करते करते मैं ऊपर पहुँच जाना है। लाइबा मुसलसल खुद से बातें कर रही थी जबकि हारिस ठीक उसके पीछे खड़ा उसकी दुख सुन रहा था। तुम शुक्र करो मुझे अपनी बीवी का ख्याल आ जाता है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी आ जाता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करता। और तुम्हारी नींदें तो अभी उड़ी ही नहीं सही से, तो नींदें तो तुम्हारी रुखसती के बाद हराम करूँगा। अपने ठीक पीछे से हारिस की भारी गंभीर आवाज़ सुनकर लाइबा एकदम से अपनी जगह से उछली थी। आम? लाइबा हड़बड़ा कर कुर्सी से उठी। हाँ मैं, हारिस ने बोलकर कुर्सी घसीटी और बैठ गया। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, लाइबा बोलकर हारिस के लिए खाना लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। नहीं, रहने दो, आज मैं खाकर आया हूँ। एक दोस्त की तरफ दावत थी और इसने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, इसलिए तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बैठो यहीं पर। हारिस लाइबा का हाथ पकड़कर उसे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, क्या मतलब, आप खाना खाकर आए हैं? अगर आपने खाना खा लिया था तो आप घर फ़ोन करके बता देते, मैं आपका इंतज़ार ना करती। लाइबा मुँह बनाते हुए बोली क्योंकि वो पिछले 3 घंटों से वहीं बैठी हारिस के आने का इंतज़ार कर रही थी और अब वो कह रहा था कि वो खाना खाकर आया है। अब तुम क्यों मेरा इंतज़ार ना करती? मैं खाना खा कर आऊँ या ना आऊँ, रोज़ाना तो तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और शौहर का इंतज़ार करना बीवियों पर फ़र्ज़ होता है। हारिस एक शॉपर टेबल पर रखते हुए बोला, इसमें एक डिब्बा निकाला। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको खाना देने के लिए जागती हूँ, लाइबा हारिस की तरफ देखते हुए बोली क्योंकि इसके इंतज़ार करने वाली बात इसके दिमाग में नहीं घुसी थी। मगर आज से तुम मेरा इंतज़ार भी करोगी, सिर्फ खाना देने के लिए नहीं बल्कि मेरे घर आने के लिए। जब तक मैं घर नहीं आ जाता तो मेरा इंतज़ार करोगी। घर आते ही सबसे पहले मुझे अपनी बीवी को देखना होता है और तुम मुझे मेरे सामने चाहिए हो। हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए बोला और डिब्बा लाइबा की तरफ बढ़ाया तो लाइबा ने सवालिया नज़रों से हारिस की जानिब देखा। ये तुम्हारा ड्रेस है, कल तुम मेरे साथ चल रही हो, मेरे एक दोस्त का रिसेप्शन है और मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जाना चाहता हूँ, इसीलिए कल 6 बजे तक तैयार रहना। हारिस वो डिब्बा लाइबा के आगे रखते हुए बोला। लेकिन अम्मा, अभी लाइबा की बात मुकम्मल होती है। हारिस ने फ़ौरन से उसकी बात काटी। बड़ी अम्मा से मैं इजाज़त ले चुका हूँ, अब फजूल बहस में मत करो, इसे उठाओ और अपने कमरे में जाओ। कल 6 बजे मुझे तुम बिल्कुल तैयार चाहिए हो, ठीक 6 बजे, इसे ऊपर 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए बोला। इसका लहजा बेहद नरम था। लाइबा ने ओके बोलकर वो बॉक्स उठाया और उठ खड़ी हुई। अब इसके कदम अपने कमरे की जानिब थे जबकि हारिस भी उसके साथ ही था और कमरे में जाते हुए भी इन दोनों की हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।